जय हिंद फ्रेंड्स। तो अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 5 नवंबर के लिए हम लोगों के लिए आप लोगों की मॉडल पेपर लेकर आ चुके हैं, जो आपकी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। हम आपका ये मॉडल पेपर पूरा 1 टू लेकर 100 क्वेश्चन तक सॉल्व करवाएंगे। तो ये कि क्वेश्चन आप अच्छे से देखिएगा। ये क्वेश्चंस आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो इन्हें बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अतुल मैथ्स से रिलेटेड सभी जानकारी आपको सबसे पहले इस चैनल पर मिलती हैं। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको सबसे जरूरी होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना। तो उसी को सुविधा को ध्यान में रखते हुए हमने प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर प्लस 1000 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस आपको टेस्ट सीरीज ओनली 50 रुपीज में, कितने रुपए में? ओनली 50 रुपीज में दी जा रही हैं। तीनों चीजें आपको मिनिमम कॉस्ट ओनली 50 रुपीज में दी जा रही हैं। तो अभी भी आपके पास आज आप लोगों की 2 नवंबर डेट हुई है, 5 नवंबर टाइम है। तो जिन छात्रों ने अभी तक बाई नहीं की है तो उनके पास अभी टाइम है, वो खरीद सकते हैं, क्योंकि अभी पास आपके पास 3 दिन बचे हुए हैं। तो 3 दिन में आप इसका रिवीजन आसानी से कर पाएंगे पीडीएफ से, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। तो जिन्होंने भी पीडीएफ बाई नहीं की थे तो आज जल्द से जल्द ही आप लोग पीडीएफ बाई कर लें। इसके बाद अब पीडीएफ लेने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो आप लोग देखते तो हैं पर वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने लौट कर अपने क्वेश्चंस पर। जो हमारे क्वेश्चंस है उससे पहले हम आपको बता दें कि आपको टेस्ट सीरीज कैसे ज्वाइन करनी है, इसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। तो आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आना होगा सबसे पहले गूगल पर। यहाँ पर आपको सर्च करना है अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप 2023 सिलेबस इन हिंदी। आपको सर्च करना है, क्या सर्च करना है? अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप 2023 सिलेबस इन हिंदी आप सर्च करेंगे तो आपका पेज कुछ इस प्रकार ये ओपन होकर आ जाएगा। तो आपको सिंपली सी पहली पोस्ट पर ही क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पोस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका पेज कुछ इस प्रकार ये ओपन होकर आ जाएगा। तो आपको ऊपर स्क्रॉल करते हुए जाना है। ऊपर स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो आपको यहाँ पर नीचे अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप 2023 टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर दिख जाएगी। तो आपको यहाँ पर क्लिक हियर के बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जैसे ही आप लोग क्लिक हियर के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका पेज कुछ इस प्रकार ये ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिल जाती हैं अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप 2023 के लिए टेस्ट सीरीज। यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर 6 टेस्ट सीरीज आपको दी गई इधर। इसके बाद नीचे आपको टेस्ट सीरीज मैथ की टेस्ट सीरीज दी गई हैं। तो ये टोटल आपको टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री में दी जाएंगी। अगर आप अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप के लिए मॉडल पेपर बाय करते हैं तो ये आपको सभी यहाँ पर फ्री में दी जाएंगी। जैसे ही आप लोग इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक पासवर्ड डालने के लिए कहा जाएगा। तो ये पासवर्ड उन छात्रों को पता होगा, जो छात्रों ने पीडीएफ बाय की होगी तो उनको ये पासवर्ड पता होगा। पासवर्ड डाल के आपको सबमिट करके आप लोग टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जिन छात्रों को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो उनको सबसे पहले पीडीएफ बाय करनी होगी, इसके बाद आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर पाएंगे। तो चलिए लौट कर चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर, एक एक क्वेश्चन देखते हैं। तो लौट कर हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चंस पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड किस महाद्वीप में स्थित एक देश है? तो स्विट्जरलैंड किस महाद्वीप में स्थित एक देश है? तो ये यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। किसमें है? यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। तो स्विट्जरलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा यूरोप। कैसा हो जाएगा? यूरोप। जैसे इंडिया किस महाद्वीप में स्थित है तो आपसे पूछा जा सकता है। तो भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। और किस गोलार्ध में स्थित है? तो ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किसमें स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो इस टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन था कि स्विट्जरलैंड किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है? यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का उल्लेख किया गया है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के
की स्थापना का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 124 के तहत। किसके? अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का उल्लेख किया गया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा, अनुच्छेद 124। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 155 किसकी नियुक्ति का वर्णन करता है? यानी कि अनुच्छेद 155 में किसकी नियुक्ति का वर्णन है? तो किसकी नियुक्ति का वर्णन है? राज्यपाल की नियुक्ति का वर्णन है। किसकी नियुक्ति का वर्णन है? राज्यपाल की नियुक्ति का वर्णन है। किसकी नियुक्ति का? राज्यपाल की नियुक्ति का वर्णन है। तो यहाँ आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा सी वाला, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मखाना का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? तो मखाने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो मखाने का सर्वाधिक उत्पादन होता है, कहाँ होता है? तो मखाने का सर्वाधिक उत्पादन बिहार में होता है। कहाँ होता है? बिहार में होता है। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बिहार में मखाने का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो एशियाई बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है मनीला में है। कहाँ है? यह है मनीला, फिलीपींस में है। कहाँ है? यह है मनीला, फिलीपींस में है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर आपका ए वाला हो जाएगा, मनीला। क्या हो जाएगा? मनीला। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप का भारत किस देश को कहा जाता है? तो यूरोप का भारत किस देश को कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? ये इटली को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? यूरोप का भारत किसको कहा जाता है? तो यूरोप का भारत इटली को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इटली को कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका डी वाला हो जाएगा, इटली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इटली कहा जाता है। यूरोप का भारत किस देश को कहा जाता है? इटली को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में डायनेमो परिवर्तित करता है। क्या करता है? डायनामो परिवर्तित करता है। क्योंकि जब हम लोगों के यहाँ शादी बारात होती है तो या घर में जनरेटर आपने देखा ही होगा, तो जनरेटर में क्या लगा होता है? जनरेटर में लगा होता है डायनामो लगा होता है। क्या लगा होता है? डायनामो लगा होता है, जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है यहाँ पर आपका? डायनामो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन बम का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक कोहन किस देश के नागरिक थे? तो न्यूट्रॉन बम का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक कोहन किस देश के नागरिक थे? तो वो किस देश के नागरिक थे? तो वो अमेरिका के नागरिक थे। किसके थे? अमेरिका के नागरिक थे। तो न्यूट्रॉन बम का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? कहाँ के थे? कोहन थे। वो कहाँ के थे? वो अमेरिका के थे। किसके थे? अमेरिका के थे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका बी वाला हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो देश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो देश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी थी। कौन थी? सुचेता कृपलानी भारत देश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो लाहौर शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो वो रावी नदी के किनारे पर स्थित है। किस पर स्थित है? रावी नदी के किनारे पर स्थित है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रावी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रावी। लाहौर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये रावी नदी के किनारे के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो भारत में काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है?
तो भारत में काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असम में स्थित है। तो भारत में काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये असम में स्थित है। कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की सबसे महत्वपूर्ण जनजातियों में से एक अंगामी है? तो भारत के किस राज्य में सबसे महत्वपूर्ण जनजातियों में से एक अंगामी है? तो कौन सी है राज्य है? वो है नागालैंड है। कौन सा है? नागालैंड राज्य है जिसकी एक जनजाति अंगामी है। क्या है? जिसकी एक जनजाति अंगामी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नागालैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नागालैंड भारत की किस राज्य की सबसे महत्वपूर्ण जनजातियों में से एक अंगामी है? तो वो है नागालैंड है। क्या है? नागालैंड। नेक्स्ट है, बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है। तो बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो खिलाड़ियों की संख्या होती है 9 होती है। कितनी होती है? बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। कितनी होती है? 9 होती है। नेक्स्ट है, भारत में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण पहले अभिलेख किस शासक का था? यानी कि संस्कृत भाषा में जो लिखा गया पहला अभिलेख किस शासक का था? तो वो किसका था? तो वो था रुद्रदमन का था। किसका था? रुद्रदमन का, या रुद्रदामन या रुद्रदमन आपको मिल सकता है ऑप्शन में। तो यहाँ पर आप कर लेंगे रुद्रदमन। क्या कर लेंगे? रुद्रदमन का था। किसका था? सबसे पहला अभिलेख किसका था? रुद्रदमन का था। तो यहाँ आंसर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो डी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, रुद्रदमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा शहर है मुंबई है। कौन सा है? मुंबई जनसंख्या की दृष्टि से भारत देश का सबसे बड़ा शहर है। तो यहाँ आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? आंसर यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले वायसराय कौन थे? तो भारत के पहले वायसराय कौन थे? तो भारत के पहले वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय थे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय थे। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद देश के पहले गृह मंत्री कौन बने थे? यानी कि देश के स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले होम मिनिस्टर कौन बने थे? तो ये होम मिनिस्टर कौन बने थे? सबसे पहले होम मिनिस्टर बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। कौन बने थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका बी वाला हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वो है इंडोनेशिया है। कौन सा है? इंडोनेशिया विश्व में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश है। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया विश्व में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश है। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। नेक्स्ट है, श्याम किस देश का प्राचीन नाम है? तो श्याम किस देश का, यानी कि श्याम जो है वो किस देश का प्राचीन नाम है? तो वो किस देश का प्राचीन नाम है? तो वो थाईलैंड का प्राचीन नाम है। किसका है? थाईलैंड का प्राचीन नाम है। तो श्याम किस देश का प्राचीन नाम है? तो ये थाईलैंड का प्राचीन नाम है। किसका नाम है? थाईलैंड का प्राचीन नाम है श्याम। नेक्स्ट है, विश्व में दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो 2023 के अनुसार अब भारत जनसंख्या का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है और दूसरे नंबर पर चीन आ गया है।
तो यहाँ क्या हो जाएगा, विश्व में दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा हो जाएगा, चीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा, क्योंकि भारत 2023 में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानियों ने किस शासक को सेंड्रोकॉटस कहा था। तो यूनानियों ने किस शासक को सेंड्रोकॉटस कहा था, तो किसको कहा था, तो ये किसको कहा था, ये कहा था चंद्रगुप्त को कहा था। किसको कहा था, चंद्रगुप्त को यूनानियों ने किस शासक को कहा था सेंड्रोकॉटस, तो वो चंद्रगुप्त को कहा था। आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप लोगों को रिवीजन क्लास चाहिए, यानी कि अभी तक मैंने जितना पढ़ा है उसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपके लिए निकाल कर लेकर आए। तो आप लोग कमेंट्स जरूर करिएगा कि आपको रिवीजन क्लास चाहिए कि नहीं चाहिए। 2 घंटे की रिवीजन क्लास लेंगे अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारूद की खोज सर्वप्रथम किस देश में हुई थी। तो बारूद की जो खोज थी वो सर्वप्रथम चीन में हुई थी। किसमें हुई थी, चीन में बारूद की सबसे पहली खोज हुई थी। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चाइना। बारूद की खोज सर्वप्रथम किस देश में हुई थी, तो ये चाइना में हुई थी, यानी कि चीन में हुई थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम सैटेलाइट का क्या नाम है। तो भारत की जो प्रथम सैटेलाइट यानी लॉन्च की गई थी उसका नाम क्या रखा गया था, उसका नाम रखा गया था आर्यभट्ट नाम रखा गया था। क्या नाम रखा गया था, उसका नाम आर्यभट्ट रखा गया था। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी वाला हो जाएगा, आर्यभट्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर्यभट्ट हो जाएगा। तो यहाँ बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, सुष्मिता सेन थी। कौन थी, सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स बनने वाली सबसे पहली महिला थी। कौन थी, सुष्मिता सेन थी। कौन थी, सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सागर बिना तट के है। ओखोटास्क सागर, सरगसु सागर, श्वेत सागर, तस्मान सागर। तो कौन सा सागर हो जाएगा, सरगसु सागर। क्या है, सरगसु सागर जो है वो बिना तट के है। किसके है, बिना तट के जो है वो सरगसु सागर है। कौन सा है, सरगसु सागर जो है वो बिना तट के है। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी वाला, सरगसु सागर। नेक्स्ट है, सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी में किस किले का निर्माण करवाया था। तो सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी में किस किले का निर्माण करवाया था। तो किस किले का निर्माण करवाया था, तो वो पंचमहल का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था, पंचमहल का निर्माण करवाया था। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पंचमहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पंचमहल। सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी में पंचमहल किले का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं। तो प्रिंटेड जो लाइन होती है, यानी कि देखिए एक जो आपने क्यूआर कोड सुना होगा जो यहाँ पर इस टाइप का गोल गोल बना होता है, यानी चौकोर टाइप का होता है वर्गाकार में। और जैसे हम लोग कोई पेटीएम वगैरह करते तो वहां पर आपको क्यूआर कोड मिलता है। लेकिन आपने जैसे बिस्कुट लिया होगा या फिर कोई चीज होगी तो वहां पर इस प्रकार की आयताकार में लाइनें खिंची होती हैं, कोई मोटी होती है कोई पतली होती है। तो इसको हम लोग कहते हैं बार कोड कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम लोग बार कोड कहते हैं। जो गोल वाला होते हैं हम लोग क्यूआर कोड कहते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा सी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, बार कोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बार कोड कहते हैं। तो यहाँ आंसर आपका जो करेक्ट होगा वो सी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, बार कोड। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और जो सबसे पहले उपराष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। वो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे जो बाद में चलकर द्वितीय राष्ट्रपति के पद को उन्होंने ग्रहण किया था। तो यहाँ पर भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे,
डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल के समय 1857 का विद्रोह हुआ था? तो किस गवर्नर जनरल के समय 1857 का विद्रोह हुआ था? तो उस समय कौन गवर्नर जनरल थे? तो लॉर्ड चार्ल्स कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। तो यहाँ आंसर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। वो 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटी टैंक मिसाइल नाग का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो एंटी टैंक नाग का मिसाइल किसके द्वारा किया गया था? तो ये DRDO के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? DRDO के द्वारा किया गया था। तो यहाँ आंसर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा DRDO। क्या हो जाएगा? DRDO। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? तो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं MS स्वामीनाथन हैं। कौन हैं? MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। तो यहाँ करेक्ट आंसर आपका डी वाला हो जाएगा, MS स्वामीनाथन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? MS स्वामीनाथन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? MN स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? MS स्वामीनाथन हैं। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका डी वाला हो जाएगा, MS स्वामीनाथन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले वायसराय कौन थे? यहाँ पर ऑप्शन आपको दिया गया है। भारत के पहले वायसराय कौन थे? भारत के पहले वायसराय कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हेस्टिंग। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हेस्टिंग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के पहले वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। तो यहाँ आंसर जो आपका करेक्ट हो जाएगा वो आंसर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है, पुष्यमित्र ने किस वंश की स्थापना की थी? तो पुष्यमित्र ने किस वंश की स्थापना की थी? तो उन्होंने शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? किसकी की थी? शुंग वंश की स्थापना की थी। तो पुष्यमित्र ने किस वंश की स्थापना की थी? शुंग वंश की स्थापना की थी। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा शुंग वंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुंग वंश। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चेदी शासन खारवेल ने किस आधुनिक क्षेत्र में शासन किया था? तो चेदी शासन खारवेल ने किस आधुनिक क्षेत्र में शासन किया था? तो उन्होंने उड़ीसा में किया था। किसमें किया था? उड़ीसा में शासन किया था। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका सी वाला हो जाएगा, उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा। चेदी शासन खारवाल ने किस आधुनिक क्षेत्र में शासन किया था? तो उड़ीसा में किया था। किसमें किया था? उड़ीसा में किया था। नेक्स्ट है, हमारे सौर मंडल में यूरेनस ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो हमारे सौर मंडल में यूरेनस ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो टोटल उसके 27 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं? 27 उपग्रह हैं। तो हमारे सौर मंडल में यूरेनस ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो टोटल 27 उपग्रह हैं। कितने हैं? 27 उपग्रह हैं। नेक्स्ट है, जूलियस सीजर नाटक की रचना निम्न में से किसने की थी? तो जूलियस सीजर नाटक की रचना किसने की थी? तो उसकी रचना किसने की थी? उसकी रचना की थी विलियम शेक्सपियर ने की थी। किसने की थी? विलियम किसने की थी? विलियम शेक्सपियर ने। किसने की थी? विलियम शेक्सपियर ने की थी। किसने की थी? विलियम शेक्सपियर ने जूलियस सीजर नाटक की रचना की थी। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे ऊंची बिल्डिंग कहाँ स्थित है? ब्रिटेन, दुबई, अमेरिका, भारत। तो विश्व की सबसे ऊंची बिल्डिंग जो बुर्ज खलीफा है वो कहाँ स्थित है? दुबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? दुबई में विश्व की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ममता स्थल किस महान नेता का समाधि स्थल है? तो ममता स्थल किस महान नेता का समाधि स्थल है?
तो ये है बाबू जगजीवन राम का है, किसका है? बाबू जगजीवन राम का ममता स्थल जो है वो बाबू जगजीवन राम महान नेता का समाधि स्थल है। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका ए वाला हो जाएगा, बाबू जगजीवन राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाबू जगजीवन राम ममता स्थल किस महान नेता का समाधि स्थल है? बाबू जगजीवन राम का है। नेक्स्ट है सिक्किम की राजधानी का क्या नाम है? तो सिक्किम की राजधानी का क्या नाम है? तो सिक्किम की राजधानी का नाम है गंगटोक है। क्या है? गंगटोक सिक्किम की राजधानी का नाम है। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गंगटोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गंगटोक सिक्किम की राजधानी का नाम है। तो यहाँ आंसर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, गंगटोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गंगटोक। नेक्स्ट है बोरोबुदूर के मंदिर कहाँ स्थित है? तो बोरोबुदूर के मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका इंडोनेशिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में स्थित है। तो यहाँ आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा ए वाला, इंडोनेशिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। बोरोबुदूर के मंदिर कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो 40 क्वेश्चन आपकी ये जीके जीएस से पूछे जाते हैं। कितने? 40 क्वेश्चंस। अब हम मैथ और रीजनिंग की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि 653xy एक ऐसी संख्या है जो 80 से पूर्णतः विभक्त हो तो x प्लस वाई का मान होगा। तो यहाँ पर संख्या आपको सबसे पहले दी गई 653xy, यानी कि जो 653 क्या है? 653 जो xy संख्या है वो क्या है? वो क्या है? 80 से पूरी पूरी कट रही है। क्या है? 80 से पूरी पूरी कट रही है। अगर हम इधर 80 के फैक्टर करें, क्या है? अगर 80 के फैक्टर करें तो 16 इंटू 5 करेंगे, यानी कि जो संख्या 80 से कटेगी तो 16 इंटू 5 से कटेगी। और 5 से कटने के लिए नियम क्या है? नियम है हमारा, यानी कि लास्ट में 5 आना चाहिए या फिर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? लास्ट में 0 आए या फिर 5 आए। और 8 का जो दूसरा फैक्टर क्या है? 80 का दूसरा फैक्टर होता है 8 इंटू 10 होता है। क्या होता है? 8 इंटू 10, यानी कि संख्या 10 से भी कटनी चाहिए। किससे भी कटनी चाहिए? 10 से भी कटनी चाहिए, क्योंकि 80 है तो 8 से भी कटेगी, 10 से भी कटेगी। तो यहाँ पर 10 के लिए क्या नियम होता है? 10 के लिए नियम होता है कि अंत में 0 होना चाहिए, यानी कि 5 वाला ये खत्म हो जाएगा। क्योंकि हमको 10 से पीछे अगर हम लोग 5 वाला लेते हैं तो यहाँ पर संख्या 10 से नहीं जा पाएगी, तो भी गलत हो जाएगा। यानी कि 0 जो दोनों में कॉमन मिल रहा है तो वही संख्या हम लेंगे। तो यानी कि y की जगह क्या होगा? यानी कि ये संख्या जैसे लिखिए 653 एक्स वाई, यानी कि y की जगह हम लोग क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। अब रह गया है x का मान क्या होगा, ये निकालना है। तो यानी कि हमारा क्या है? हमारा पूरा पूरा डिविजिबल जाता है। तो चलिए हम डिविजिबल कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा था 653, क्या था? 653 एक्स था। क्या था? 653 एक्स। और यहाँ पर हम लोग कर लेंगे 80 से डिवाइड कर लेंगे। किससे कर लेंगे? 80 से कर लेंगे। अब 8 का पहाड़ा आपको पढ़ना है तो यहाँ पर कर लेंगे 8 8 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 8 64 हो जाएगा। तो यहाँ पर कर लेंगे हम लोग, क्या कर लेंगे? तो यहाँ पर आप कर लेंगे, एक बार फिर से यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारा था 653 एक्स का मतलब 653 एक्स, क्योंकि वाई की जगह 0 हो गया है तो वहाँ पर 0 का भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि 0 बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 653 था, कितना था? यहाँ पर था 653 एक्स था। और यहाँ पर डिवाइड हम लोग कर रहे थे 80 से कर रहे थे। किससे कर रहे थे? 80 से कर रहे थे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 8 64 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 640। तो यहाँ पर हमारा कितना बचेगा? तो यहाँ पर हमारा सीधे सीधे बच जाएगा 10 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? यहाँ पर सीधे सीधे हमारा 10 बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 10 बच जाएगा। अब हमको यहाँ पर x की वैल्यू वो रखनी है जो इसको पूरा पूरा काट दे। क्या है? इसको पूरा पूरा काट दे। क्या कर दे? इसको जो है पूरा पूरा काट दे। और इसके बाद जो आपका 0 लगा है वो लगा ही रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या रखते हैं? तो यहाँ पर यही आपको वैल्यू सोच कर रखनी है। तो यहाँ पर आगे क्या करना था? वहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे? डिवाइड कर रहे थे। तो यहाँ पर हमने क्या 2 खंड काटे थे? इसके 2 खंड काटे थे, 8 इंटू 10 काटे थे। तो यहाँ पर 10 की संख्या डिविजिबल तभी होगी जब अंत में 0 होगा। तो हमने यहाँ पर y बराबर क्या मान लिया था? y बराबर 0 मान लिया था। अब क्या रहेगा था? यानी कि 8 से संख्या और डिविजिबल होना रह गई थी। क्या रह गई थी? 8 से होना और डिविजिबल रह गई थी।
वो मेथड भी है, दूसरा मेथड भी है, यानी कि जब कोई संख्या 8 से डिविजिबल कब होती है, वो संख्या 8 से डिविजिबल कोई भी तब होती है जब उसके जो 3 अंक हैं पीछे वाली इकाई दहाई सैकड़े, अगर वो 8 से कट जाए तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 8 से कट जाएगी। तो यहाँ पर हमारी संख्या क्या लिखी थी, 653 लिखी थी। तो यहाँ पर y की जगह क्या आ गया था, y की जगह 0 आ गया था, यानी कि 3x क्या हो जाएगा, 3x 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3x 0 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 3x 0 हो जाएगा। और ये जो 65 लिखे हैं ये आपको छोड़ देने हैं, क्या करने हैं, ये आपको छोड़ देने हैं, क्योंकि 8 से विभाज्यता का नियम क्या है, 8 से विभाज्यता का नियम क्या है, यदि इकाई और दहाई और सैकड़े के 3 अंक अगर 8 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी, क्या होगी, पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो यहाँ पर 10 के लिए तो हमने क्या कर लिया था, 10 को हमने कर लिया था y बराबर 0, तो संख्या 10 से कट जाएगी। अब बच गया था हमारा 8 बच गया था, क्या बच गया था, 8 बच गया था। तो 8 को ही हमको काटना था। तो यहाँ पर अंक हम पीछे के 3 उठाएंगे, यानी कि 3xy, तो y की जगह 0 रख देंगे, 3x 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3x 0। तो यहाँ पर हमारी संख्या क्या बनेगी, 3x 0 बनेगी, क्या बनेगी, 3x 0 बनेगी। अब हमको ऑप्शन उठाने हैं, क्या करने हैं, अब हमको ऑप्शन उठाने हैं 3x 0। यहाँ पर सबसे पहले क्या रखेंगे, 8 से डिविजिबल करने के लिए सबसे पहले हम लोग रखते हैं 5, तो यहाँ पर 350/8 हो जाएगा, पूरा पूरा नहीं जाएगा तो ये छोड़ देंगे। इसके बाद दूसरा उठाएंगे 3 4 0, क्योंकि x अब हमने x की जगह 4 रखा, y की जगह तो 0 हमेशा ही रहेगा। यहाँ पर 8 से करेंगे तब भी ये पूरा पूरा नहीं जाएगा, क्योंकि 8 के टेबल में 80 34 नहीं आता। इसके बाद ऑप्शन नंबर हम थर्ड वाला उठाएंगे तो 360 अपान हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा 8। तो यहाँ पर इसका भी कर लेते हैं एक बार, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कर लेते हैं, तो यहाँ पर 8 कम 8 16 8 3 24, 8 चक्कू 32 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8 चक्कू 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना बचेगा, 2 बचेगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 360 या बटे 8। तो यहाँ पर अगर हम 6 वैल्यू रख रहे हैं तब भी हमारा क्या हो रहा है, तब भी हमारा आंसर नहीं आ रहा है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग ऑप्शन नंबर उठाएंगे, यहाँ पर 8 वाला उठाएंगे, क्या रखेंगे, 8 रखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 300, क्या हो जाएगा, 380/8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 380/8। तो यहाँ पर करेंगे 8 चक्कू 32, क्या हो जाएगा, 8 चक्कू 32। तो यहाँ पर आपका बच जाएगा 6 बच जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 बच जाएगा। और यहाँ पर आपका हो जाएगा 60 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। रुकिए, लगता है आपका पहला वाला जो सी वाला था उसमें कोई गड़बड़ हो गई है। तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 6 0 था, क्या था, 360 था, अपॉन था यहाँ पर 8। तो यहाँ पर क्या था, 8 चक्कू 32, यहाँ पर हमने 2 बचा दिए लेकिन 4 बच रहे थे, 8 चक्कू 32, 36 में 32 घटाएंगे तो 4 बचेंगे, 4 का हो जाएगा 40 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 40। तो ये 58 हो जाएगा 40, तो कितनी बार जाएगा, 45 बार जाएगा और पूरा पूरा चला जाएगा, क्या होगा, 360 जो है, यानी कि 360 जो है वो 8 से पूरा पूरा चला जाएगा, वो भी जाएगा 45 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 45 बार जाएगा। तो यहाँ आंसर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो सी वाला करेक्ट हो जाएगा, 6। अब यहाँ पर देखिए x की वैल्यू हम लोग 6 रख लिए थे, y की वैल्यू कितनी थी, 0। अगर x प्लस वाई करेंगे तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, तो भी हमारा आंसर 6 आएगा। तो ये दो तरीके हैं, या फिर आप भाग वाला कर सकते हैं, यानी कि भाग में डिवाइड करके जो संख्या बच रही थी ऐसे कर सकते हैं, या फिर ये वाला गुणनखंड वाला नियम आप लोग लगा सकते हैं, 8 × 10 वाला। 10 के लिए हमने क्या किया था, y बराबर 0 किया था, क्या किया था, 10 के लिए हमने y बराबर 0 किया था, क्या किया था, y बराबर 0 किया था, क्योंकि कोई भी संख्या 10 से तब कटेगी जब उसकी इकाई के अंक में क्या होना चाहिए, उसकी इकाई के अंक में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और 8 के लिए विभाज्यता का नियम क्या है, 8 के लिए विभाज्यता का नियम है, यदि कोई संख्या चाहे जितने से बड़ी संख्या हो, उसके इकाई दहाई और क्या है, इकाई दहाई सैकड़े के अगर 3 अंक 8 से कट रहे हैं तो वो पूरी संख्या का होगी, 8 से विभाजित होगी। तो इस दोनों तरफ से आप लोग इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो ये यहाँ पर आंसर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप लोग वीडियो एक बार रिमाइंड करके देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सीधे आपका विभाज्यता का नियम लगा हुआ है। तो दोनों तरीके हैं, आप इसको भाग विधि से भी लगा सकते हैं और ये आपका जो हमने दूसरा तरीका ऑप्शन चेक करके भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विषम संख्या का वर्ग होता है संख्या का 5 गुना, सम संख्या संख्या का 8 गुना, सदैव विषम संख्या। तो यहाँ पर किसी भी विषम संख्या का वर्ग, चलिए हम उदाहरण से समझते हैं। 3 क्या है, 3 विषम संख्या, इसका वर्ग करेंगे तो 9 आएगा।
5 का विषम संख्या करेंगे उसका वर्ग करेंगे तो 25 आएगा। 7 का एक विषम संख्या उसका वर्ग करेंगे तो 49 आएगा। यहाँ पर देख रहे हैं 3 का वर्ग 3 है विषम, वर्ग भी 9 भी विषम है। 5 विषम है, वर्ग भी विषम है। 7 विषम है, उसका वर्ग भी विषम है। तो किसी भी विषम संख्या का वर्ग क्या होगा? सदैव विषम संख्या होगा। क्या होगा? सदैव विषम संख्या होगा। तो किसी भी विषम संख्या का वर्ग जो है सदैव विषम संख्या होगा। क्या होगा? सदैव विषम संख्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक ऋणात्मक पूर्णांक को एक अन्य ऋणात्मक पूर्णांक से घटाते हैं तो परिणाम का चिन्ह होगा। सदैव ऋणात्मक होता है, सदैव धनात्मक होता है, इसके बाद कोई भी ऋणात्मक नहीं होता है, पूर्णांकों की संख्यात्मक मान पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर आपको देखिए सवाल लगाते समय आप जल्दबाजी नहीं करेंगे, चारों ऑप्शन आपको अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, जब एक ऋणात्मक पूर्णांक को मान लेते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक क्या है? 9 है। क्या है? माइनस के 9 है। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, को एक अन्य ऋणात्मक पूर्णांक से घटाते हैं, यानी कि माइनस से 10 से घटाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमको आंसर क्या मिलेगा? माइनस के 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो आंसर हमको मिलेगा पॉजिटिव 1 मिलेगा। क्या मिलेगा? पॉजिटिव 1 मिलेगा। इस प्रकार हम दूसरी संख्या से एक बार घटाते हैं। माइनस 9 है, क्या ऋणात्मक है, इसमें घटाएंगे माइनस के 7 को घटाएंगे। क्या करेंगे? माइनस के 7 को घटाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस के 9 प्लस के 7, हमको आंसर क्या मिलेगा? माइनस के 2 मिलेगा। क्या मिलेगा? माइनस के 2 मिलेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पहले हमें +1 मिल रहा है, यानी कि पॉजिटिव मिल रहा है, फिर हमको नेगेटिव मिल रहा है। तो ये क्या होगा? ये पूर्णांकों की संख्यात्मक मान पर निर्भर करेगा। क्या होगा? पूर्णांकों की संख्यात्मक मान पर निर्भर करेगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? पूर्णांकों की संख्यात्मक मान पर निर्भर करेगा। नेक्स्ट है, श्रृंखला 99 80 63 डॉट डॉट 35 का रिक्त पद क्या होगा? ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं 99 से 80, यानी कि जब 99 में क्या हुआ? 19 घटाया गया है तो हमको मिला है 80। जब 80 में घटाया गया है 17, क्या घटाया गया? 80 में 17 घटाया गया है तो हमको क्या मिला है? हमको मिला है 63 मिला है। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे? 63 में घटाएंगे हम 15 घटाएंगे। क्या करेंगे? 15 घटाएंगे। तो चलिए 63 में हम लोग 15 घटा लेते हैं। तो इधर हम लोग 63 में 15 घटाते हैं तो 13 में 5 गए तो यहाँ पर 8 बचेगा, 5 में 1 गया तो 4 बचेगा। तो यहाँ पर क्या होगा? 48 होगा। क्या होगा? 48 होगा। तो यहाँ पर रिक्त पद क्या हो जाएगा? तो रिक्त पद आपका हो जाएगा 48 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिक्त पद आपका 48 हो जाएगा। जैसे हम लोग ने क्या किया था? 63 में घटाया था 15, तो उसी प्रकार 48 है, तो 48 से हम लोग घटाएंगे। क्या घटाएंगे? 48 में हम लोग अब घटाएंगे, यहाँ पर 15 हो गया। जैसे 19 17 15, 15 के बाद क्या आती है? 15 के बाद आपकी आती है यहाँ पर 48, तो 48 के बाद यहाँ पर घटाएंगे 13, क्योंकि 15 के बाद 13 ही आपकी विषम संख्या होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 13 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 35 मिलेगा। क्या मिलेगा? 35 मिलेगा। और यहाँ पर हमारा 35 भी लिखा हुआ है। यानी कि सबसे पहले आपका श्रृंखला में 19 घटा था, इसके बाद 17 घटा, तो उसी प्रकार हमने यहाँ से 63 में 15 घटा दिया और हमारा राइट आंसर निकल कर आ गया 48 आ गया। क्या आ गया? 48 आ गया। तो यहाँ करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 48 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। तो एक बार फिर से इसको समझते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? 99 में क्या घटाया गया? 19 घटाया गया तो हमको मिला 80 मिला। और जब 80 में हमने घटाया 15 या 80 में घटाया हमने क्या घटाया? 17 घटाया। क्या है? 17 घटाया तो हमको 63 मिला। तो उसी प्रकार हम 63 में घटाएंगे 15। क्या करेंगे? 63 में घटाएंगे 15। तो यहाँ 63 में घटाया 15 तो हमको मिला क्या? यहाँ पर मिला 48। जब 48 में हमने घटाया 13 तो हमको मिला 35। और क्योंकि 48 के बाद आ रहा था हमारा, क्या आ रहा था? 48 के बाद 35, वही आंसर यहाँ पर आ रहा है 48 के बाद 35। यानी कि सबसे पहले 19 घटाया गया, फिर 17, फिर 15, यानी कि 13, यानी कि घटते हुए क्रम में हम लोग विषम संख्याएं घटा रहे थे। यहाँ आंसर आपका क्या करेक्ट होगा? आंसर यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा 48। क्या हो जाएगा? 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट में आपको सिंपली से यहाँ पर गुणा करना होगा, तो यहाँ पर आप लोग गुणा करेंगे। तो यहाँ सिंपल सा हम लोग गुणा करेंगे, तो गुणा हमारा कितना आएगा? गुणा आप लोग कर लेंगे, तो हमने कैलकुलेटर से गुणा कर लिया है। तो यहाँ पर आएगा आपका 25 28 768 आएगा। क्या आएगा? 25 28 768 आएगा। क्या आएगा? 25 28 768।
तो यहाँ करेक्ट आंसर आपका डी वाला हो जाएगा 25, 28, 768। नेक्स्ट है यहाँ पर श्रृंखला 1, 2, 2, 4, 8, 32, 264 में कौन सी एक संख्या गलत है? तो यहाँ पर देखिए कौन सी संख्या एक गलत है। तो एक और इंटू दो का गुणा किया तो हमको क्या मिला? दो मिला। जब हमने दो दो का गुणा किया तो क्या मिला हमको? तो दो का गुणा किया तो हमको चार मिला, आगे वाली संख्या मिली। जब हमने क्या किया? दो इंटू चार का गुणा तो हमको आठ मिला, क्या मिला? आठ, आगे वाली संख्या मिली। अब हमने किया क्या? चार इंटू आठ का किया, यानी कि जो संख्या देखनी है उसकी आगे वाली संख्या गुणा करेंगे तो आपको अगली वाली संख्या मिलेगी। तो यहाँ पर जैसे 32 लिखा है तो हम आगे वाली संख्या चार इंटू आठ का गुणा करते हैं तो हमको 32 मिलती है। क्या मिलती है? 32 मिलती है। तो उसी प्रकार क्या करेंगे? उसी प्रकार हम लोग करेंगे 32 इंटू आठ करेंगे। क्या करेंगे? 32 इंटू आठ करेंगे। तो यहाँ पर आठ दूनी 16, क्या हो जाएगा? आठ दूनी 16 के आपका हो जाएगा एक, आठ तिया 24, एक 25, यानी कि 256 आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? 256 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर लिखा है 264 लिखा है। क्या लिखा है? यहाँ पर आपका लिखा है 264। हमसे पूछा गया श्रृंखला 1, 2, 2, 4, 8, 32, 264 में कौन सी एक संख्या गलत है? तो कौन सी एक संख्या गलत है? तो वो संख्या गलत है 264 गलत है। कौन सी गलत है? 264 गलत है। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 264 हो जाएगा। संख्या कौन सी गलत है? 264 गलत है, क्योंकि यहाँ पर आना चाहिए था आपको, क्या आना चाहिए था? यहाँ पर आपका आना चाहिए था 256 आना चाहिए था। क्या आना चाहिए? 256 आना चाहिए था। नेक्स्ट है श्रृंखला 6, 15, 35, 77, 165, 37। तो यहाँ पर सबसे पहली संख्या लिखिए 6, तो ये लिखिए 2 इंटू 3 बराबर 6। लिखिए 15, तो ये लिखिए 3 इंटू 5 बराबर क्या लिखिए? 15। आगे वाली लिखिए 35, तो 5 इंटू 7 बराबर लिखी है 35। क्या लिखी है? 35। तो उसी प्रकार क्या होना चाहिए था? क्या होना चाहिए था? 35 लिखी। तो उसी प्रकार हमारी संख्या क्या होनी चाहिए? 7 इंटू 9 बराबर होनी चाहिए थी 63 होनी चाहिए। क्या होनी थी? 7 इंटू 9 बराबर 63 होनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पर देखिए सम यानी कि विषम विषम संख्या है, उनका गुणा हो रहा है। जैसे 2 इंटू 3 बराबर 6, उसी यही वाली 3 उठा के यहाँ पे रखा है। 3 इंटू 5 बराबर 15, इसी बार 5 उठा के यहाँ पे रखा, उसकी अगली वाली संख्या विषम ली है। तो 5 इंटू 7 बराबर 35। तो उसी प्रकार यहाँ पर 7 इंटू 9 बराबर होना चाहिए था 63, लेकिन यहाँ पर रखा है आपका 165 रखा। क्या रखा है? 165। और हमसे पूछा गया श्रृंखला 6, 15, 35, 77, 163, 137 में कौन सी एक संख्या गलत है? तो यहाँ पर क्या होनी चाहिए? यहाँ पे होनी चाहिए 63, लेकिन यहाँ पर लिखिए 77। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर कौन सी एक संख्या गलत है? तो 77 गलत है। कौन सी गलत है? 77 गलत है। तो यहाँ पर आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? तो आंसर यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, 283.56 प्लस 142.04 प्लस 661.178 का मान क्या होगा? तो यहाँ पर आपको इसको सीधे जोड़ लेना था। ये पॉइंट वाले जोड़ को आपको सिंपल सा आंसर निकालना था। तो यहाँ पर आंसर आप लोग जोड़ेंगे तो आंसर आएगा आपका 1087.38 आएगा। क्या आ जाएगा? 1087.38 आंसर आपका यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ आंसर आपका जो करेक्ट होगा वो बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 3.6 प्लस 36.6 प्लस 3.66 प्लस 0.36 प्लस 3.0 का मान क्या होगा? तो इसका मान क्या होगा? तो इसका मान यहाँ पर आपको दिया गया 47.22, 44.50, 45.20, 43.90। तो इसका सर सिंपली सा आपको इसको जोड़ना था। क्या करना था? इसको जोड़ना था, और जोड़ के आंसर आपका आता 47.32 आता। कितना आता? 47.32। तो यहाँ आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा ए वाला 47.32। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड, 108 सेकेंड के बाद बदलती हैं। यदि वे 7 बजे एक साथ बदलें तो पुनः एक साथ कितने बजे बदलेंगी?
तो यहाँ पर जब आपसे जैसे 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48, 72 और 108 सेकंड के बाद बदलती रहती हैं, यदि वे 7 बजे एक साथ बदलें तो पुनः एक साथ कितने बजे बदलेंगी? तो यहाँ पर अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है या फिर आपको दिया जाता है कि 3 व्यक्ति या दौड़ते हैं, इतने इतने सेकंड में उनकी स्पीड है, तो बताइए कितने बजे साथ मिलेंगे। तो इसमें आपको सिंपली सा क्या करना होता है, सबका लासा लेना होता है। क्या होता है? सबका आपको इसमें एलसीएम लेना होता है। क्या करना होता है? इसमें आपको सबका एलसीएम लेना होता है। तो चलिए हम इन संख्याओं का एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम आप लोग कैसे लेंगे, सबको एक साथ लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 48, यहाँ पर लिखेंगे 72, यहाँ पर लिखेंगे 108। लिखेंगे क्या लिखेंगे? 48, 72, 108। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से करेंगे तो यहाँ पर आएगा 24, यहाँ पर आएगा आपका 36, यहाँ पर आएगा 54। फिर क्या करेंगे, 2 से करेंगे तो यहाँ पर आएगा 12, यहाँ पर आएगा 18, यहाँ पर आएगा आपका 27 आएगा। क्या आएगा? 27 आएगा। फिर क्या करेंगे, 2 से करेंगे तो यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पर आएगा 9, यहाँ पर आएगा आपका 27। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आएगा 9, यहाँ पर आएगा 27। इसके बाद ये 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3, और इसके बाद ये 3 इंटू 3 इंटू 3, ये आगे वाला कर लेंगे तो हम इसके सीधे फैक्टर लिखते हैं आपके सामने। तो इसके फैक्टर बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये आपके फैक्टर बनेंगे। अब क्या करना है, आपको इनका गुणा करना है। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9 इंटू 3, यहाँ 4 चक्कू 16 कर लेंगे, 9 तिया 27 कर लेंगे। क्या कर लेंगे? 9 तिया 27 कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका बनेगा 48 इंटू 9 बनेगा। क्या बनेगा? 48 इंटू 9 बनेगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली से 48 इंटू 9 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर लासा हमारा आएगा 432 आएगा। क्या आएगा? 432 आएगा। यानी कि 432 सेकेंड बाद क्या होगा, 432 सेकेंड बाद फिर पुनः एक साथ क्या होगा, पुनः एक साथ बदलेंगी। इतने बजे यानी कि इतने सेकेंड बाद वो पुनः बदलेंगी। अब क्या होगा, ये सेकेंड में दिया गया लेकिन यहाँ पर टाइम मिनट में दिया गया है, तो इसको सबसे पहले मिनट में बदल लेंगे, यानी कि 60 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर 60 से ये पूरा पूरा कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। 7 छंग 42, क्या हो जाएगा? 7 छंग 42, यानी कि 420 बार जाएगा पूरा पूरा। और यहाँ पर हमारा बच जाएगा 12 सेकंड बच जाएगा। क्या बन जाएगा? 12 सेकंड बच जाएगा। यानी कि कितने मिनट बाद, यानी कि 7 मिनट 12 सेकंड बाद भी पुनः बजेंगे। क्या बजेंगे? पुनः बदलेंगे। तो यहाँ पर पहले 7 बजे एक साथ बदले थे, अब क्या होगा, 7 मिनट कितने बाद, 7 मिनट 12 सेकंड के बाद कितने बाद, 7 मिनट 12 सेकंड के बाद मिलेंगे। तो यहाँ पर पहले कितना बजा था, 7 बजा, तो आप कितना हो जाएगा, 7 बजकर 7 मिनट 12 सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 बजकर 7 मिनट 12 सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ए वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए वाला आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जैसे आगे ये क्वेश्चन दिया गया है, 3 व्यक्ति एक साथ टहलने आरंभ करते हैं तथा उनके कदमों की माप क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर तथा 45 सेंटीमीटर है। प्रत्येक व्यक्ति कितनी न्यूनतम दूरी तक चले कि प्रत्येक व्यक्ति समान दूरी को पूर्ण चरणों में पूरा कर ले। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है या फिर अदर टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें आपको सिंपली सा क्या करना होता है, न्यूनतम अगर आपसे पूछा जाता है तो सदैव आपको एलसीएम निकालना होता है। क्या होता है? एलसीएम निकालना होता है। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी 40, 42 और 45 का एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे? 40, 42 और 45 का एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर चलिए इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। 40, 42 का, 40, 42 और 45, तो 2 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 20, यहाँ पर हो जाएगा 21, यहाँ पर हो जाएगा 45। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर 10 आएगा, यहाँ पर 21, यहाँ पर आएगा 45। फिर क्या करेंगे, 2 से करेंगे 5, 21, 45। 5 से करेंगे तो यहाँ पर 5 आएगा, 5, 21 जाएगा नहीं, ये रहेगा 9। क्या रहेगा? 9 रहेगा। फिर 3 से करेंगे तो 7 बार जाएगा, फिर आएगा 9 जाएगा 3 बार, फिर 7 से करेंगे फिर 3 बार करेंगे। तो इसकी हम डायरेक्ट आपको फैक्टर लिख के दिखा देते हैं। इसके फैक्टर क्या आएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। आपको सवाल सबसे पहले खुद करना है, इसके बाद ही आपको आंसर देखना है। क्योंकि एक बच्चे ने कमेंट्स किया सर अब आंसर साथ में ना लिख के लाया करिए, तो आज हम आंसर साथ में लिखकर नहीं लेकर आए हैं। आपको सबसे पहले ट्राई करना है, इसके बाद ही आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर 7 इंटू 3। अब जब आप लोग 2 दूनी 4 का, इसमें 4 दूनी 8, 8 45, 4 3 12, 120, यहाँ पर इसका और 7 इंटू 3 का गुणा करेंगे
तो आपको यहाँ पर आंसर कितना मिलेगा, यहाँ पर आंसर आपको मिलेगा 2520 मीटर मिलेगा। क्या मिलेगा, 2520 सॉरी सेंटीमीटर मिलेगा। क्यों, क्योंकि यूनिट सारी सेंटीमीटर में है तो आंसर भी हमको सेंटीमीटर में देना है। तो यहाँ पर आंसर क्या मिलेगा, 2520 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी के बाद प्रत्येक व्यक्ति समान दूरी को पूर्ण चरणों में पूरा कर लेगा। क्या लेगा, पूर्ण चरणों में पूरा कर लेगा, यानी कि पूरे चरण लगे, यानी कि हाफ नहीं पूरे पूरे करेगा। तो यहाँ पर 2520 सेंटीमीटर के बाद कितने बाद, 2520 सेंटीमीटर के बाद। तो यहाँ पर आंसर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा बी वाला 2520 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 2520 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है दो संख्याओं का गुणनफल। क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल 6912 है। क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल 6912 है। तो यहाँ पर आपको दिया गया उसका महत्तम समापवर्तक क्या है, 24 है। क्या है, महत्तम समापवर्तक 24 है। तो उसका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो इसका आपका सूत्र होता है सिंपल सा, आपने पढ़ा होगा, संख्याओं का गुणनफल क्या है, a इंटू बी अगर संख्याएं हों तो उनका एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, एचसीएफ और एलसीएम का क्या होता है, एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल बराबर होता है। क्या होता है, गुणनफल बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमको संख्याओं को गुणनफल दिया गया है, यानी कि ए बी हमको दिया गया है, a इंटू बी बराबर क्या दिया, महत्तम समापवर्तक का मतलब एचसीएफ 24 दिया गया है, एलसीएम हमको निकालना है। तो यहाँ ए बी हमको दिया गया 6912 बटे क्या हो जाएगा, बटे हो जाएगा 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर देखें क्या करेंगे, अब हम डिवाइड करेंगे 6912 में करेंगे कितने का, 24 का डिवाइड करेंगे। 24 का पढ़ा पढ़ेंगे दो बार, तो 24 दूना 48। क्या हो जाएगा, 24 दूना 48 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 24 दूना 48। तो यहाँ 24 दूना क्या हो गया, 48 हो गया। 69 में 48 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 21 बचेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 211 का पढ़ा पढ़ेंगे 8 बार। तो यहाँ पर तरकीबन आपका कितना आएगा, 288 आंसर आएगा। जब हम लोग क्या करेंगे, 6912 में 24 का डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपका 288 आएगा। क्या आएगा, 288 आंसर आएगा। यानी कि इसका लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम क्या हो जाएगा, तो इसका एलसीएम आपका हो जाएगा 288 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 288 इसका एलसीएम हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। तो इसका सिंपल सा सूत्र होता है ए गुणे बी, यानी कि जब दो संख्याएं ए और बी हों तो उनका महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ और लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम दोनों बराबर होते हैं, उनके गुणनफल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। नेक्स्ट है 53। यहाँ पर आपको दिया गया है 9615.36 प्लस 1247.18। यहाँ पर है 2435 अनुपात लगा है बीच में, 435.72 प्लस 1937.92। तो क्या करना है इसमें आपको, इसमें सबसे पहले क्या करना था, इनका आपको योग करना था। क्या करना था, इनका योग करना था और इनका योग करना था और उनको कर देना था डिवाइड। तो ऊपर हम लोग योग करेंगे तो ये आएगा आपका 10,800, क्या आएगा 10,842.54 आएगा बटे यहाँ पर हो जाएगा 4,373.64। क्या हो जाएगा, 4,373.64। उसका डिवाइड करेंगे, इसका डिवाइड करने पर हमको आंसर मिलेगा 2.48 मिलेगा। क्या मिलेगा, 2.48 मिलेगा। तो यहाँ आंसर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, 2.48 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2.48 हो जाएगा, 2.48 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 8,649 का वर्गमूल क्या होगा। तो 8,649 का वर्गमूल क्या होगा, तो चलिए हम आपको वर्गमूल निकालना भी सिखा देते हैं, कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर 86 49 आपको क्या करना है, पीछे से इसके दो दो जोड़े बनाने हैं। तो यहाँ पर पीछे से दो दो जोड़े बनाएंगे तो हमारे दो जोड़े बन जाएंगे। इसके बाद इस प्रकार आपको लिखना है, यहाँ पर 86 संख्या लिखी है तो आपको ऐसी संख्या सोचनी है जिसका दोनों, जैसे यहाँ पर अगर हम लोग 8 रखें तो 8 यहाँ पर रखें, 8 64, इससे 86 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 86 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारी क्या थी, 8649। यहाँ पर डिवाइड करते हैं हम 9 नेम 81। क्या जो संख्या यहाँ लिखी जाएगी वही संख्या वहाँ ऊपर लिखी जाएगी। तो 9 नेम 81, तो यहाँ पर आपका क्या बच जाएगा, यहाँ पर आपका बच जाएगा 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा।
यहाँ पर हम कर देंगे 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब जो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है यानी कि 9 जो लिखा हो यही यहाँ पर ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा आके, क्या होगा, यही यहाँ पे ऐड हो जाएगा आके। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 9 9 18 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 9 18 हो जाएगा। अब क्या होगा, अब आपको यहाँ पर वो संख्या रखनी है कि इसका और जो ये संख्या यहाँ पर लिखी जाएगी यानी कि 183 लिखा गया इंटू 3, तो इसका जो गुणनफल है वो 549 के बराबर आना चाहिए या फिर इससे छोटा आना चाहिए। तो यहाँ पर 183 इंटू 3 करेंगे तो यहाँ पर हमारा 549 आए, क्योंकि 18 3 54 हो जाएगा, 540 3 का 9 यानी कि 549 आ जाए, क्या आ जाएगा 549 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर ये आपका निकल कर आता है 93, क्या निकल कर आया है 93, जो आपका निकल कर आया है वही आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वही आपका वर्गमूल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वही आपका वर्गमूल हो जाएगा। तो यहाँ 8649 का वर्गमूल क्या होगा 93 होगा, क्या होगा 8600 का वर्गमूल क्या होगा 93 होगा। तो इसी प्रकार आपको 55 का यहाँ पर दिया गया है 65 का वर्गमूल क्या होगा, क्या है 65,025 का वर्गमूल क्या होगा। तो इस तरीके से आपको इसको भी लगाना है और इसको लगाएंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, तो आंसर आएगा आपका 255 आएगा, क्या आएगा 255 आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 6000 यानी 65,025 का वर्गमूल क्या होगा, तो इसका वर्गमूल आपका होगा 255 होगा, क्या होगा 255 होगा। तो यहाँ आंसर आपका सेट हो जाएगा 255, क्या हो जाएगा 255। नेक्स्ट है यहाँ पर 0.0000529 का वर्गमूल कितना होता है। तो इसका आप लोग वर्गमूल निकालेंगे, क्या करना होगा, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, इनके जितने जीरो लगे हैं वो कर देते हैं बटे में, क्या कर देते हैं बटे में कर देते हैं, यानी कि 529 बटे कितने बार जीरो लगा है 6 बार जीरो लगा है, तो यहाँ पर 6 जीरो लगा देंगे, क्या करेंगे 6 जीरो लगा देंगे, तो यहाँ पर 6 जीरो। अब इसका क्या करेंगे वर्गमूल लेंगे, तो 529 किसका होता है 23 का होता है, और यहाँ पर कितने 6 जीरो लगे हैं यानी कि बाहर निकल कर कितने आ जाएंगे 3 जीरो आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 3 जीरो आ जाएंगे। तो यहाँ पर 529 का निकलेगा तो आएगा 23, यहाँ पर 6 जीरो थे यहाँ पर बचेंगे 3 जीरो। अब क्या होंगे पॉइंट लगा दे तो 0.023 आ जाएगा, कितना है 0.023 का वर्गमूल कितना होगा, इसका वर्गमूल होगा 0.023 होगा, क्या होगा 0.023। तो यहाँ पर आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ आंसर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो सी वाला आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 0.023। नेक्स्ट है आपका यदि 12 के घन से 22 को घटाया जाए, क्या है यदि 12 के घन से 22 को घटाया जाए तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यानी कि कितना मूल्य आएगा ये आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर आपको बताना है कि 22 के 12 के घन से किसके 12 की घन से, यानी कि 12 की पावर होगी 3 माइनस के 22 की पावर होगी यहाँ पर 2 होगी, क्या होगी 22 की पावर यहाँ पर 2 होगी। तो चलिए हम लोग 12 का घन कर लेते हैं एक बार। तो 12 का घन हम लोग करेंगे तो 12 इंटू 12 इंटू 12, तो ये आएगा हमारा क्या आएगा 12 का घन आएगा आपका 1728 आएगा, क्या आएगा 1728 आएगा। उसमें से हमको माइनस क्या करना है, माइनस हमको यहाँ पर करना है 22 का वर्ग करना है, क्या करना है 22 का वर्ग करना है। तो क्या करना है 22 का वर्ग करना है, तो यहाँ पर माइनस करेंगे और माइनस के यहाँ पर 22 का वर्ग करेंगे, क्या करेंगे माइनस का 22 का वर्ग करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग 22 का वर्ग कर लेते हैं तो ये आता है आपका 484 होता है, क्या होता है 484 होता है। तो यहाँ पर 1728 में क्या करेंगे 1728 में माइनस के 484, क्या हो जाएगा माइनस के 484, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 1244 आएगा, क्या आएगा हमारा आंसर आएगा 1244 आएगा, क्या आएगा 1244 हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा बी वाला 1244, क्या हो जाएगा 1244। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक संख्या और उसकी 3/4 भाग का अंतर 135 है तो उस संख्या का 1/4 भाग क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए यदि एक संख्या, तो हम मान लेते हैं उसका क्या मान है, तो वो संख्या है x है, क्या है उसका 1/3 यानी कि 1/3 माइनस उसका उसके 3/4 भाग का अंतर, यानी एक संख्या और उसके 3/4 भाग का अंतर। तो यहाँ पर पहले संख्या सबसे पहले मान लेंगे x, क्या मानेंगे x मानेंगे, क्या करेंगे x मानेंगे।
उसका क्या करेंगे, 3/4 करेंगे। क्या करेंगे, 3/4 का अंतर कितना है, 35 है। क्या है, 35 है। हमसे पूछा गया तो संख्या का 1/4 भाग क्या होगा। तो यहाँ पर इसका लासा लेके हम लोग हल करते हैं तो कितना आएगा, x/4 आएगा। कितना आएगा, x/4, क्योंकि 4 एक किधर जाएगा, -3x होगा, तो x/4 बराबर कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और 35 में 4 का गुणा होगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर आपका आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 140 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x बराबर यहाँ पर आपका मान आ जाएगा 140। अब क्या करना है, 140 का क्या करना है, 140 का हमको निकालना है 1/1/4 भाग निकालना है। क्या करना है, 1/4 भाग निकालना है। इसका 1/4 भाग यहाँ से निकालते हैं। चलिए, यहाँ पर हो जाएगा 4×3=12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4×3=12 हो जाएगा। कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो 20 हो जाएगा। 4×5=20 हो जाएगा, यानी कि 35 आएगा। कितना आएगा, 35 आएगा। आंसर कितना आएगा, तो आंसर यहाँ पर 1/4 भाग कितना आएगा, तो यहाँ पर 1/4 भाग आपका आएगा 35 आएगा। क्या आएगा, 1/4 भाग आपका यहाँ पर आएगा। आंसर कितना आएगा, 35 आएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर सिंपल सा आपको क्या करना है, इसको जोड़ना है और घटाना है। यहाँ पर आंसर आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आप लोग जोड़ेंगे और घटाएंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका 7,788 आएगा। कितना आएगा, 7,788 आपका इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो व्यक्ति एक खंबे की विपरीत दिशाओं में खड़े हैं। यहाँ पर खंबे लिखा है तो आप खंबे कर लेंगे। खंबे की विपरीत दिशाओं में खड़े हैं। खंबे के शीर्ष का उन दोनों व्यक्तियों के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि खंबे की ऊंचाई 45 मीटर हो तो दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी कितनी है। तो इसको डायग्राम से समझते हैं। तो यहाँ पर आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपका खंबा हो जाएगा, कितना है, 45 मीटर लंबा है। यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है। इनके बीच की दूरी बतानी है कितनी है। तो यहाँ पर इसकी दूरी x मान लेते, इसकी दूरी y, तो टोटल दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी x + y। यहाँ पर हमको दिया गया है कितना, 30 डिग्री। यहाँ पर हम मान लेते हैं 45 डिग्री। अब क्या करना है, आपको हमको निकालना है, आधार निकालना है। क्या करना है, आधार निकालना है। तो tan बराबर सूत्र हमको लगाना है, लंब बटे आधार लगाना है। क्या करना है, लंब बटे आधार हमको यहाँ पर सूत्र लगाना है। क्या करना है, लंब बटे आधार यहाँ पर सूत्र लगाना है। तो tan एक बार tan 30, क्या करेंगे, एक बार हम लोग tan 30 लगाएंगे। तो tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब कितना था हमारा, 45 था, आधार हमने x माना था। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। यहाँ पर हो जाए 45, क्या हो जाएगा, 45/x। फिर ये गुणा करेंगे तो x बराबर आंसर क्या निकल कर आएगा, तो x बराबर आएगा 45√3 आएगा। कितना आएगा, 45√3 आएगा। तो ये हमारा x का मान निकल कर आ चुका है। इसी प्रकार हम tan सूत्र लगाएंगे, उससे हम लोग y का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर हम tan 45 का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर tan 45, तो आपका लंब कितना हो जाएगा, 45 खंबे की ऊंचाई, आधार y हो जाएगा tan 45, यानी कि एक वैल्यू होती है। तो y बराबर आपका आ जाएगा 45 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, y बराबर आपका 45 आ जाएगा। अब क्या होगी, कुल उनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, x + y, यानी कि कितनी दूरी हो जाएगी, 45√3 + 45। अब क्या करें, √3 की आप लोग वैल्यू रखेंगे, 1.7321 रखेंगे। क्या रखेंगे, 1.7321 आप लोग वैल्यू रखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आपको इनको जोड़ना है और जोड़ेंगे तो आंसर हमारा आएगा 122.94 आएगा। कितना आएगा, 122.94 आपका इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी संख्या के 1/4 भाग का 1/3 17 हो तो वह संख्या है। तो यहाँ पर क्या है, यदि किसी 1/4 भाग का 1/3 17 हो तो वह संख्या है।
तो संख्या मान लेते हैं हम यक्स, उसका करते हैं एक चौथाई। क्या कर उसका करते हैं हम लोग एक चौथाई। इसके बाद उसका करते हैं एक तिहाई करते हैं। क्या करते हैं? उसका एक तिहाई करते हैं। बराबर लिखते हैं 17। क्या लिखते हैं? बराबर 17। और ये आता है आपका 12, और ये 12 गुणा हो जाएगा उधर 17 में। तो यक्स बराबर 12 इंटू 17। तो 12 इंटू 17 गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 204 आएगा। क्या आएगा? आंसर आएगा आपका 204। तो वह संख्या क्या हो जाएगी? तो वह संख्या हो जाएगी आपकी 204 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वह संख्या आपकी हो जाएगी 204। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज पर उधार दी गई निश्चित राशि 3 वर्षों में 1380 और 5 वर्षों में 15,000 हो जाती है, तो प्रतिशत प्रति वर्ष की दर ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल मैंने बहुत बार कराया हुआ है। तो ये आप लोग सवाल आपको सिंपल सा करना क्या है, दोनों में आपको राशि यानी कि जो प्रतिशत दर दी गई वो दोनों में समान है। तो साधारण ब्याज पर उधार दी गई निश्चित राशि पर 3 वर्षों में 1380 और 5 वर्षों में 1580 हो जाती है, यानी कि जो इनकी धनराशि थी वो क्या थी? वो दोनों बराबर थी। और क्या था? इनका ब्याज आपको यहाँ पर दिया गया है 1380 और 1500 हो जाता है। क्या होता है? हो जाती है। तो यहाँ पर आपको प्रति वर्ष की दर आपको ज्ञात करनी है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 63 क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर है 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितने सेकंड में पार कर जाएगी? तो यहाँ पर देखिए, जब प्लेटफॉर्म की लंबाई दी होती है और ट्रेन की लंबाई दी होती है और ट्रेन की चाल भी दी होती है, तो यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म की लंबाई होती है और ट्रेन की लंबाई दोनों की जुड़ जाती है। क्योंकि जब प्लेटफॉर्म ट्रेन क्रॉस करेगी तो सबसे पहले उसको पूरा प्लेटफॉर्म क्रॉस करना पड़ेगा। इसके बाद ट्रेन भी अपनी पूरी वहां तक प्लेटफॉर्म तक क्रॉस करेगी, तभी ट्रेन पूरी प्लेटफॉर्म को पार कर पाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा? 270 और जोड़ लेंगे। क्या करेंगे? 270 और 180 को जोड़ लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है समय, सेकंड में पूछा गया है समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो चाल यहाँ पर 30 मीटर प्रति सेकेंड, यहाँ पर आपको दूरी दी गई है 270 प्लस 180 जोड़ लेंगे और जो दूरी आएगी वो आंसर आपको वहां से निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे? दोनों की दूरी जोड़ लेंगे। 270 प्लस 180 बटे करेंगे 30। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 से 0 चला जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 से 0 चला जाएगा। यहाँ से 1 0 से 1 0 इसका भी चला जाएगा, क्योंकि अगर हम 10 कॉमन लें तो यहाँ से 0 से 0 चले जाएंगे। इसका करेंगे कितना हो जाएगा? 9 तियां 27। तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, प्लस यहाँ से तिछाक 18, तो यहाँ पर बचेगा 6। तो 9 6 कितना हो जाएगा? तो 9 6 हो जाएगा 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 6 15 हो जाएगा। तो कितना सेकंड लगेगा? तो उसको लगेगा 15 सेकंड लगेगा। कितना टाइम लगेगा? तो उसको टाइम लगेगा 15 सेकंड पार करने में लगेगा। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका सी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 15 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग की भुजा 25% बढ़ाया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा? तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे? वर्ग की भुजा मानेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले वर्ग की भुजा मानेंगे। तो माना कि वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी? ए मान लेते हैं। क्या है? माना कि वर्ग की भुजा क्या है? यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि वर्ग की भुजा ए है। अब क्या हो जाएगा? तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल हो जाएगा ए स्क्वायर। अब क्या होगा? तो अब इसके बाद देखते हैं, जब उसका क्षेत्रफल क्या होता है? 25% बढ़ा दिया जाता है, यानी कि उसकी भुजा कितनी हो जाएगी? 1.25 ए हो जाएगी। क्योंकि जब एक ए थी तो उसमें 25% बढ़ाया जाएगा तो 1.25 ए हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1.25 ए हो जाएगी। अब क्या होगा? इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका क्षेत्रफल आएगा 1.5625 ए स्क्वायर है। कितना आएगा? क्षेत्रफल आएगा 1.5625, इसका ए स्क्वायर क्षेत्रफल आएगा। यानी कि अब हमको निकालनी है प्रतिशत वृद्धि निकालनी है। क्या करनी है? हमको प्रतिशत वृद्धि निकालनी है। हमको सबसे पहले वृद्धि निकालेंगे, उसके बाद प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे। क्या करेंगे? प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे। तो यानी कि उसके बाद बढ़कर कितना हो गया था? 1.5625 में माइनस हम करेंगे ए,
बटे रखा जाएगा ए इंटू 100। जैसे हम लोग वहां पर परसेंटेज निकाले थे लाभ हानि में, उसी प्रकार यहाँ पर आपको परसेंटेज निकालनी है। यहाँ पर इसको घटाएंगे, क्या करेंगे, इसमें से अगर आप लोग घटाएंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा 0.5625 इंटू 100, और यहाँ पर ए है और यहाँ पर आपका ए था, तो ए से ए चला जाएगा, 100 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 56.25 आ जाएगा। कितना आएगा, 56.52% बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, 56.25% बढ़ जाएगा। यानी किसी वर्ग की भुजा को 25% बढ़ाया जाएगा तो उसका क्षेत्रफल 56.25% बढ़ जाएगा। तो यहाँ आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ए वाला आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में 2000 के चक्रवृद्धि ब्याज, और क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे और 2000 रुपये पर साधारण ब्याज निकालेंगे। तो यहाँ पर चलिए दोनों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले साधारण ब्याज के लिए तो आपका सिंपल सा एसआई का इंटरेस्ट होता है। क्या होता है, एसआई का सीधा सा आपका इंटरेस्ट का सूत्र होता है, तो वो आपको यहाँ पर लगा देना है। तो सिंपल सा अगर हम लोग सूत्र यहाँ पर लगाएंगे तो पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। तो यहाँ पर हम लोग रख देंगे, तो पी आपका कितना है, 2000 है, आर आपका कितना है, रेट कितना है, 5 है, समय कितना है, टी 3 है, बटे 100 है, 0 से 0, 0 से 0, 5 3 15, 15 दूनी 30। तो यानी आंसर कितना हो जाएगा, तो ब्याज आपका आ जाएगा 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ब्याज आपका, यहाँ पर साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, साधारण ब्याज आपका आ जाएगा 300 आ जाएगा। कितना आएगा, 300 आ जाएगा। इसके बाद क्या करना होगा, इसके बाद हम लोग निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है, पी 1 प्लस आर अपॉन 100 बटे यहाँ पर आपका होता है टी माइनस के पी। तो ये होता है आपका ब्याज का सूत्र। इसमें आपको पी की वैल्यू 2000 है, यहाँ पर आर की वैल्यू यहाँ की 5 है, और टी की वैल्यू यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर पी की वैल्यू तो आपको पता ही है। तो इन सबको हल करेंगे तो यहाँ पर आपका ब्याज निकल कर आएगा 315.25 रुपया आएगा। कितना आएगा, 315.25 रुपया आपका यहाँ पर आएगा। आपका 3 दशमलव यानी कि 315.25, उधर आपका आया था साधारण ब्याज कितना आया था, 300 रुपया आया था। आप क्या करेंगे, अब इन दोनों का अंतर निकालें क्योंकि हमसे अंतर पूछा गया था। 315 में क्या करेंगे, 315.25 में हम लोग घटाएंगे 300, तो यहाँ पर आएगा 15.25 आएगा। कितना आएगा, 15.25 आएगा रुपया। तो यहाँ आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा बी वाला, 15.25 रुपया। क्या हो जाएगा, 15.25 रुपया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 770 रुपये का कर्ज 5 वर्ष में चुकता करने के लिए प्रति वर्ष कितने रुपए अदा करने हों यदि ब्याज की वार्षिक दर 5% हो। क्या हो, वार्षिक दर 5% हो। तो यहाँ पर अगर आपको किस्त वाला सवाल दिया जाता है, यानी कि कितने रुपए अदा करने होंगे, यानी कि प्रति वर्ष, यानी कि किस्त कितने की बनेगी, तो इसका एक सूत्र आप लोग देख लीजिए। ये सूत्र आपको याद रखनी है। यानी कि अगर आपको किस्त निकालनी, यानी कि प्रतिवर्ष कितना रुपया अदा करना है, तो इसके लिए आप सूत्र रखेंगे P इंटू 100, यानी कि प्रिंसिपल बटे क्या है, टाइम, यानी कि T इंटू क्या करेंगे, टाइम के बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, टाइम इंटू 100 करेंगे, क्या करेंगे, टाइम इंटू 100। इसके बाद क्या करेंगे, प्लस यहाँ पर आपको टाइम यानी कि जितना भी दिया गया है उससे एक माइनस रखना है, यानी कि Tn-1, 5 वर्ष दिएगा तो 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 रखना है। इसके बाद उसी में आपको रेट का गुणा कर देना है। क्या करना है, उसी में आपको रेट का गुणा कर देना है। क्या करना है, उतने में आपका रेट का गुणा कर देना है। तो यहाँ पर हम लोग इसका जो सूत्र से इस सवाल को लगाते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर परसेंटेज, सबसे पहले क्या लिखा है, प्रिंसिपल लिखा जाएगा। प्रिंसिपल कितना है, यहाँ पर 770 रुपया है, इंटू क्या है, 770 रुपया है, इंटू करेंगे 100, क्या करेंगे, इंटू 100 करेंगे। इसके बाद क्या करना है, टाइम आपको कितना दिया गया है, 5 दिया गया है वर्ष, यहाँ पर आपको इंटू 100 कर देंगे, प्लस
समय कितना दिया गया 4 दिया, यानी समय दिया गया है 5। तो यहाँ पर 4 + 3 + 2 + 1 उससे कम रखना है, उसको सबको जोड़ देना है। उसमें आपको रेट का गुणा कर देना। रेट कितनी है 5 है, कितनी है 5 है। तो यहाँ पर चलिए हम इसे लिख लेते हैं, इसके बाद आगे का सोल्यूशन करते हैं। तो आपको भी कॉपी में लिख लेना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 777 × 100 बटे यहाँ पर 5 × 100, यहाँ पर इसको जोड़ जाएंगे 4 3 7 2 9 1 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। बीच में क्या निशान लगेगा, बीच में आपका लगेगा किसका निशान लगेगा, प्लस का निशान लगेगा। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। इसके बाद ये आपका कितना बना 4 3 7 2 9 1 10 × 5 बनना, कितना बना 10 × 5। अब ऊपर का गुणा कर लेंगे तो ऊपर का 1 जीरो था, 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। नीचे आपका हो जाएगा 500, यहाँ पर हो जाएगा 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 50, तो 550। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 जीरो बढ़ जाएंगे। यहाँ पर आपका हो जाएगा 550, एक से एक जीरो चला जाएगा, 55 से इसको काटेंगे तो आएगा आपका 140 आएगा। कितना आएगा 140 आएगा। तो यहाँ पर अदा कितनी किस्त अदा करनी होगी, यानी कि 140 रुपये प्रतिवर्ष उसको अदा करने होंगे। कितने 140 रुपये उसे प्रतिवर्ष अदा करने होंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 140 रुपये। क्या हो जाएगा 140 रुपये। नेक्स्ट है, यदि मैंने 20 वस्तुओं के लिए जितनी रकम अदा की है उतने में 16 वस्तुएं बेचता हूं तो मुझे कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो वस्तुओं वाले लाभ के लिए मैंने इस पर आपको बिल्कुल बेसिक से समझाया था आपको किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है। तो सबसे पहले लाभ कितना हुआ, तो लाभ होगा 20 माइनस के 16, यानी कि 4 वस्तुओं का लाभ हुआ। कितना हुआ 4 वस्तुओं का लाभ हुआ। लेकिन लाभ यहाँ पर हमको किसमें निकालना है, परसेंटेज में निकालना है। तो यहाँ पर परसेंटेज निकालने के क्या करेंगे, लाभ को परसेंटेज निकालने के लिए तो जितनी वस्तुओं का लाभ है उतना नीचे ऊपर लिखेंगे, कितनी नीचे जितनी वस्तुएं बेची हैं वो आपको यहाँ पर लिखनी है। क्या करनी है, वो आपको यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद क्या करेंगे, अनटू 100 करेंगे। तो 4 चक्कू 16, 4 बचा तो यहाँ से हो जाएगा 25। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 25% आ जाएगा। कितना आएगा 25% आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक आयताकार घास के मैदान की माप क्या है। यदि एक आयताकार घास के मैदान की माप आपको यहाँ पर दी गई है। यदि एक आयताकार घास के मैदान की माप 112 × 78 मीटर है तो इस मैदान के अंदर की ओर 2.5 मीटर चौड़ा कंकर का रास्ता बना है। तो इस रास्ते के निर्माण में 2 रुपये प्रति वर्ग की मीटर की दर से खर्चा कितना आएगा। तो सबसे पहले इसका जो डायग्राम एक बार आप लोग समझ लेते हैं। तो इसका डायग्राम देखिए आपको कैसा बना होगा, मतलब कि एक आयताकार ऐसा होगी, क्या होगा आयता आपका मैदान होगा जिसमें ये आपकी सड़क बनी होगी। क्या बनेगी, सड़क बनी होगी जो कितनी होगी 2.5 मीटर होगी। कितनी होगी 2.5 मीटर, ये आपकी सड़क बनी होगी। ये आसपास यहाँ पर बनी होगी। और ये चौड़ाई आपको लंबाई चौड़ाई यहाँ पर दी गई थी 112 मीटर थी, और ये आपकी थी 78 मीटर थी। कितनी थी 78 मीटर थी। अब आपसे पूछा गया तो जो ये रास्ता बनवाया गया इसका खर्चा कितना आया। तो यानी कि पूरे में से अगर इसको हम लोग घटा दें, क्या करें पूरे में से इसको अगर घटा दें तो हमको क्षेत्रफल मिल जाएगा, सड़क का क्षेत्रफल मिल जाएगा। और सड़क के क्षेत्रफल जो आएगा उसमें हम दो का गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे 2 का गुणा कर देंगे। तो यानी कि भीतर का आयत है और जो बाहर का आयत है उसका क्षेत्रफल घटाएंगे तो हमें सड़क का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, भीतर के जो आयत है क्या करेंगे उसकी लंबाई निकालेंगे। तो भीतर के आयत की लंबाई क्या हो जाएगी एक बार फिर से देखते हैं। तो यहाँ पर भीतर की आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी 2.5, तो इधर चली जाएगी 2.5 इधर चली जाएगी। तो 78 कितनी थी, टोटल कितनी थी, ये 78 थी, 2.5 इधर 2.5 इधर, यानी कि 5 चली गई। तो 78 में 5 घटाएंगे तो हमको कितनी मिलेगी, कितनी मिलेगी 73 मीटर मिलेगी। कितनी मिलेगी 73 मीटर मिलेगी। इसी प्रकार चौड़ाई 112 में क्या करेंगे 112 में 5 घटाएंगे तो हमको 107 मीटर मिलेगी। कितनी मिलेगी 107 मीटर मिलेगी। अब क्या करना होगा, अब हम लोगों को क्या करना होगा, अब हम लोगों को दोनों के क्षेत्रफल निकालने होंगे। क्या करने होंगे, दोनों के क्षेत्रफल निकालने होंगे। तो बड़े वाले का क्षेत्रफल में से छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल घटाएंगे। तो बड़े वाले का क्षेत्रफल 112 × 78 बनेगा। क्या बनेगा 112 × 78 माइनस के करेंगे 107 × 73 करेंगे। क्या करेंगे 107 × 73 करेंगे। अब क्या होगा यहाँ पर 8,736 आएगा, गुणा करेंगे माइनस के यहाँ पर आपका हो जाएगा 7,811 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7,811।
यानी कि जो इसका क्षेत्रफल निकल कर आएगा वो आएगा 925 आएगा। क्या आएगा? 925 मीटर स्क्वायर आएगा। अब क्या करना होगा? अब इसका हमको क्या करना होगा? गुणा करना होगा। क्या करना होगा? इसका गुणा करना, यानी कि 925 मीटर स्क्वायर सड़क का क्षेत्रफल आ गया है। और हमसे खर्चा कितना लग रहा था? हमसे खर्चा लग रहा था 2 रुपया प्रति वर्ग मीटर। यानी जो क्षेत्रफल आया है उसमें हम कर देंगे 2 का गुणा। तो 925 में करेंगे 2 का गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1850 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1850 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1850 रुपया। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, 1850 रुपया। कितना? 1850 रुपया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक हौज सामान्यता क्या है? यदि एक हौज सामान्यता 8 घंटे में भरा जाता है, परंतु हौज की तली में छेद होने की वजह से उसे भरने में 2 घंटे अधिक समय लगता है। यदि हौज भरा है तो छेद से कितने घंटे में खाली कर देगा? तो यहाँ पर देखिए, इसको सिंपल सी बिल्कुल आप लगाएंगे, बिल्कुल ट्रिक आपको इसमें समझ में आएगा। देखिए, अगर वो 8 घंटे में क्या करता है, 8 घंटे में एक हौज भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/8 भाग भरेगा। कितना भरेगा? 1/8 भाग भरेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सामान्यता क्या होता है? सामान्यता क्या होता है? तो सामान्यता वो 1 घंटे, यानी कि जब 8 घंटे लगते हैं उसको एक हौज भरने में, क्या एक हौज जो पूरा है उसको 8 घंटे लगते हैं सामान्यता। तो सामान्यता 1 घंटे में वो कितना भर पाएगा? 1/8 भाग भर पाएगा। कितना भर पाएगा? 1/8 भाग पानी भर पाएगा। लेकिन रिसाव के कारण क्या होगा? रिसाव के कारण वो 1 घंटे में कितना भर पाएगा? रिसाव के कारण वो क्या हो रहा था? रिसाव के कारण वो 10 घंटे में भर पा रहा, 2 घंटे अधिक समय लग रहा था, यानी कि 10 घंटे में वो एक टैंक भर पा रहा है रिसाव के कारण। तो रिसाव के कारण वो 1 घंटे में कितना भर पाएगा? तो 1 घंटे में वो 1/10 भाग भर पाएगा। कितना भर पाएगा? 1/10 भाग भर पाएगा। तो यहाँ पर सिंपल सा एक ही नियम लग रहा है कि सामान्यतः जब वो 8 घंटे में एक टैंक भर देता है, यानी कि पूरा एक टैंक 8 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरता होगा? तो 1 घंटे में वो 1/8 भरता होगा। लेकिन उसमें रिसाव हो रहा था, यानी कि कहीं छेद था जिससे पानी निकल रहा था, तो उसके 2 घंटे और अधिक लग रहे थे, यानी कि 10 घंटे में वो एक टैंक भर रहा था। तो एक टैंक में 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/10 भाग भरेगा। कितना भरेगा? 1/10 भाग भरेगा। तो प्रति घंटा रिसाव कितना हो रहा था? तो ये हम निकालेंगे। क्या करेंगे? प्रति घंटा रिसाव कितना हो रहा था? तो प्रति घंटा रिसाव कितना हो रहा था? तो प्रति घंटा रिसाव कितना हो जाएगा? तो 1/8 में माइनस करेंगे 1/10 करेंगे। क्या करेंगे? 1/8 में माइनस 1/10 करेंगे। और यहाँ पर लासा हमारा आएगा 40, तो यहाँ पर आएगा 5 माइनस के 4, तो यानी कि 1/40 हो रहा था। 1 घंटे में कितना रिसाव हो रहा था? 1/40 हो रहा था। कितना हो रहा था? तो 1 घंटे में रिसाव हो रहा था 1/40। अब क्या है? टैंक हमको भरना है पूरा। क्या भरना है? पूरा। तो यानी कि अगर वो 1 घंटे में क्या हो रहा है? 1 घंटे में रिसाव कितना हो रहा है? यदि 1 घंटे में रिसाव हो रहा है 1/40, तो कितना लगेगा? एक हौज भरने में उसे कितना लगेगा? तो उसे लगेगा 40। 1/40 करेंगे तो ये पूरा करने के लिए क्या होगा? एक टैंक भरने के लिए उसको 40 घंटे लगेंगे। कितना लगेगा? 40 घंटे लगेंगे। यानी कि कोई भी टैंक है, अगर उसको 1 घंटे में 40 टुकड़े किए जाएँ तो 1 घंटे में वो 1 टुकड़ा भर रहा है। तो 40 टुकड़े कितने भरे घंटे भर में? 40 घंटे में भरेगा। तो सिंपल था, इसमें एक ही नियम लगाना था, सिंपल से आप लोग इसे लगा सकते थे। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो इस टाइप का अगर आपको सवाल दिया जाता है तो आपको इस फार्मूले से ही लगाना है, ऐसे ही आपको सवाल लगाना है। तो यहाँ आंसर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, 40 घंटे। नेक्स्ट है आपका 70 क्वेश्चन, यक्स का यक्स प्रतिशत 64 हो तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए यक्स का यक्स परसेंट, तो यहाँ पर यक्स इंटू यक्स परसेंट, परसेंट का निशान हटाएंगे तो 100 आएगा, बराबर कितना है? 64 है। कितना है? 64 है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 100 उधर चला जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 64, 100 कितना आ जाएगा? 6400। और ये बाहर निकल कर आएगा, जब एक्स का दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो एक्स बराबर 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? एक्स बराबर 80। तो एक्स का एक्स प्रतिशत 64 है, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा? तो यक्स का मान हो जाएगा आपका 80%। कितना हो जाएगा? 80%, नहीं सॉरी 80 होगा। क्या होगा? 80। तो यक्स का यक्स प्रतिशत कितना हो जाएगा? 64। तो यक्स का एक्स परसेंट 64 हो तो यक्स का मान कितना हो जाएगा? तो यक्स का मान हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। नेक्स्ट है 1.5 हेक्टेयर के मैदान में
5 सेंटीमीटर के वर्षा के पानी का जमा करने के लिए उसका आयतन कितना होगा। तो बारिश की पानी की ऊंचाई कितनी दी गई है, यानी कि 5 सेंटीमीटर ऊंचा तक भरा जाता है और मैदान कितना है 1.5 हेक्टेयर का है। क्या है 1.5 हेक्टेयर का है। तो यहाँ पर सबसे पहले यूनिट चेंज करेंगे। तो यहाँ पर आपको सेंटीमीटर में दिया गया, लेकिन यहाँ पर हेक्टेयर में दिया गया है। तो 1 हेक्टेयर बराबर कितने सेंटीमीटर होता है। तो 1 हेक्टेयर बराबर क्या है, 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10 की घात 8 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है 10 की घात 8 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पर 1.5 है तो इंटू 10 की घात 8 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 10 की घात 8 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हो जाएगा। और हम जानते हैं आयतन बराबर सूत्र क्या होता है। आयतन बराबर हमारा सूत्र होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो हमें क्षेत्रफल दिया गया है मैदान का, ऊंचाई हमको दी गई है 5 सेंटीमीटर। क्या दी गई है 5 सेंटीमीटर हमको ऊंचाई दी गई, यानी कि पानी इतने स्तर तक ऊंचा भरा हुआ है। अब क्या करना है, सिंपल सा हमको इसका गुणा करना है। तो यहाँ पर गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर 1.5 इंटू 10 की घात 8 इंटू कर लेंगे 5। अब क्या करेंगे, अब इसको सीधे से अगर आप लोग सेंटीमीटर में चेंज करना चाहें तो इसको सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं, और चलिए इसको मीटर में भी कर लेंगे बाद में कन्वर्ट। तो इसका इसमें गुणा करते हैं तो आ जाएगा आपका 75 इंटू 10 की घात 7, क्योंकि इसका जो एक पॉइंट इधर कर दिया तो 75 इंटू 10 की घात 7 बन गया। अब क्या है, ये है आपका है मीटर क्यूब में है, किसमें है मीटर क्यूब में है। अब क्या करना होगा, अब हमको मीटर क्यूब में दिया गया है। अब सिंपली से हमको इसमें करना होगा, अब इसको हम लोग बदलेंगे सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में बदलेंगे। तो इसमें कितना करना पड़ेगा, अगर मीटर सेंटीमीटर होता था उसे मीटर बदलने के 10 की घात 2 का करते थे, लेकिन यहाँ पर क्यूब है तो यहाँ पर 10 की घात 6 का किया जाए। कितना किया जाएगा 10 की घात 6। तो यहाँ पर 75 इंटू 10 की घात 7 था, बटे 10 की घात 6 से कर देंगे तो यहाँ पर एक सिर्फ आपका बचेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 750 इंटू 10, सॉरी 75 इंटू 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 750 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 750। तो 1.5 हेक्टेयर के मैदान में 5 सेंटीमीटर की वर्षा के पानी को जमा करने के लिए उसका आयतन कितना होगा। तो उसका आयतन होगा 750 घन मीटर होगा। कितना होगा 750 घन मीटर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 10,000 रुपए पर 2 वर्षों की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है। उसका अंतर है 25 है। तो अनुसार वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी, ये हमको बताना है। तो इसके लिए हमने आपको सीधा सा सूत्र लिखवाया हुआ है कि अगर आपको अंतर दिया गया है तो अंतर बराबर क्या होता है, अंतर बराबर हमसे ब्याज दर पूछी जा रही है, यानी कि आर पूछी जा रही है। तो अंतर बराबर सूत्र है चक्रवृद्धि ब्याज और वार्षिक ब्याज के लिए अंतर बराबर सूत्र क्या होता है, यहाँ पर क्या, यहाँ पर P लिखेंगे, यहाँ पर आपका हो जाएगा R बटे 100 बटे यहाँ पर स्क्वायर, क्या है R बटे T कर लेंगे। क्या लिखेंगे T लिखेंगे, और T का मतलब यहाँ पर टाइम है। क्या है टाइम है कितने वर्षों के लिए। अब अंतर का हमको यहाँ पर सूत्र लगाना है। तो चलिए हम लोग सूत्र लगाते हैं। तो अंतर हमको दिया गया है 25, यहाँ पर P हमको दिया गया है 10,000, यहाँ पर हमको रेट कितनी दी गई है, रेट हमको यहाँ पर दी गई है, ज्ञाती करनी है। यहाँ पर लिखेंगे 100, यहाँ पर वर्ष हैं 2 हैं, क्या है वर्ष हैं 2। तो यहाँ पर 25, यहाँ पर हो जाएगा 10,000 इंटू रेट का वर्क करेंगे तो आर स्क्वायर, यहाँ पर करेंगे तो इसका हो जाएगा यहाँ से डिवाइड, ये पूरा इतना चला जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25, तो आर बराबर आ जाएगा 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आर बराबर 5 आ जाएगा। तो वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी, तो वार्षिक ब्याज दर होगी आपकी 5% होगी। कितनी होगी, वार्षिक ब्याज दर आपकी होगी 5%। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 5% हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5% हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्थिर पानी में नाव चला सकता है यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो धारा के विरुद्ध जाने में उसे एक खास दूरी तक तथा धारा के साथ जाने की तुलना में 2-3 घंटे अधिक लगते हैं। तो इनके अनुसार वह दूरी कितनी है, ये हमको बतानी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले हम मान लेंगे कि वो दूरी कितनी होगी, वो दूरी यक्स होगी। अब यहाँ पर क्या होगा, धारा की हमको चाल दी गई है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि जब वो धारा की दिशा में जाएगा क्या होगा, जब वो धारा की दिशा में जाएगा तो 6 + 2 यानी कि उसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि जब हम लोग
बहाव की दिशा में जाते हैं तो हमारी स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर स्पीड अगर आपको चाल बढ़ेगी तो यहाँ पर आपको सिंपल क्या करना होगा, तो यहाँ पर एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति स्थिर पानी में नाव चला सकता है। तो यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा के विरुद्ध जाने में और उसे एक खास दूरी तक धारा के साथ जाने की तुलना में 3 घंटे अधिक समय लगते हैं। तो यहाँ पर समीकरण बनेगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी तुम्हारी x थी, अब मान लेते हैं धारा की दिशा में जा रहा है तो उसका कितना होगा, चाल होगी 8 बटे कितनी होगी, चाल आपकी क्या होगी, चाल आपकी होगी 8 होगी, क्या होगी, 8 होगी। बराबर लगाएंगे, अब वो धारा की विपरीत दिशा में जा रहा है, कितनी, धारा की विपरीत दिशा में दूरी उतनी ही तय कर रहा है, x बराबर, तो यहाँ पर कितना हो, 6 में हम लोग घटा देंगे 2 तो यहाँ पर 4 मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए 3 किधर ऐड करेंगे, ये आपको हम ट्रिक आप यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समय किसका ज़्यादा होगा, यानी कि जिसकी नीचे वैल्यू ज़्यादा होगी तो उसका समय क्या होगा, उसका समय होगा कम होगा, क्या होगा, उसका समय होगा कम होगा, क्या होगा, उसका समय कम होगा। तो यहाँ पर नीचे वाली वैल्यू किसकी ज़्यादा है, इसकी, तो समय किसका कम होगा, इसका कम होगा, और इसकी नीचे की वैल्यू कम है तो इसका समय ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर अगर हम इधर ऐड कर दें तो समय और ज़्यादा हो जाएगा। संतुलित करने के लिए समय हम लोग क्या करेंगे, 3 इधर ऐड करेंगे। ये आपको बिल्कुल ट्रिक है कि आपको इधर समय कम ज़्यादा, आप लोग कन्फ्यूजन है किसमें 3 जोड़ा जाए, तो उसमें आप जोड़िए जिसमें समय कम है, जिधर की वैल्यू कम थी तो हमने वहाँ पर 3 जोड़ दिया। अब क्या होगा, अब हम इसको उधर लेके जाएंगे, क्या करेंगे, अब हम उसको उधर लेके जाएंगे। तो यहाँ पर 3 बराबर हमारा क्या बनेगा, 3 बराबर x बटे 8 था, यहाँ पर कर लेंगे 3 बराबर x बटे 8 माइनस के x बटे क्या था, यहाँ पर था 3 x बटे, सॉरी यहाँ पर कितना था, x बटे 4 था, और यहाँ पर था x बटे 8, ये वाला उधर उड़ के चला गया। तो यहाँ पर अब लासा लेंगे, क्या लेंगे, लासा लेंगे तो 8 आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस एक्स, तो यहाँ पर x चला जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा, 3 बराबर कितना आ जाएगा, 3 बराबर आ जाएगा x बटे 8 आ जाएगा। 8 उधर गुणा होगा तो x बराबर क्या आ जाएगा, तो x बराबर आपका आ जाएगा 24 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x बराबर आपका 24 आ जाएगा। यहाँ पर b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर आंसर आपका हो जाएगा 24 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, b बराबर आंसर आपका हो जाएगा 24। तो इस टाइप का सवाल अगर आपसे पूछा जाता तो धारा की विपरीत दिशा में जाएंगे तो दूरी यानी कि चाल कम होगी क्योंकि स्पीड कम हो जाएगी, अगर धारा के बहाव के साथ जाती हैं तो आपकी चाल बढ़ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है, 670 रुपये में घोड़े को बेचकर एक व्यापारी 5% की हानि होती है, तो लाभ प्राप्त करने के लिए क्या होगा, लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य में बेचेगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका क्रय मूल्य निकालेंगे, यानी कि घोड़ा कितने का था। तो क्रय मूल्य के लिए सबसे पहले सूत्र लगाएंगे, तो यहाँ पर क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, तो क्रय मूल्य बराबर होता है एसपी, क्या होता है, एसपी इंटू 100 बटे यहाँ पर 100 माइनस के एल जितना की लॉस हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग सीधे रख लेंगे वैल्यू, तो 670 इंटू 100 क्या करेंगे, 670 यहाँ पर कर लेंगे 670 इंटू 100 बटे 95 और इसका डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग सीधे गुणा करके अभी लिख लेते हैं। यहाँ पर गुणा आएगा 13,400 बटे 19, क्या है, 13,400 बटे 19 आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या है, घोड़े का विक्रय मूल्य जब विक्रेता इसे 5% लाभ पर बेचता है तो इसके लिए सूत्र क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो क्रय मूल्य हो जाएगा CP इंटू 100 प्लस परसेंटेज अपॉन 100। तो यहाँ पर उसके लिए ये वाला सूत्र लगा देंगे। तो यहाँ पर ये वाला सूत्र कौन सा लगेगा, जब क्रय मूल्य निकालेंगे लाभ पर बेचता है तो विक्रय मूल्य, जब घोड़े का विक्रय मूल्य यानी कि विक्रय मूल्य जब विक्रेता को 5% लाभ पर बेचता है तो CP क्या होता है, CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट बटे 100, क्या हो जाएगा, बटे 100। तो ये दोनों सूत्र आपको याद रखने हैं, जब इस टाइप का सवाल दिया जाता है तो CP आपको दोनों सूत्र याद रखने हैं। तो यहाँ पर CP हमारा कितना था, तो CP यहाँ पर हमारा था 13,400 बटे 9 इंटू इंटू 105 हो जाएगा, परसेंटेज में जुड़ जाएगा, बटे 100, जीरो से जीरो चला जाएगा। इसके बाद इसका हम लोग गुणा और डिवाइड करके क्या करेंगे, गुणा और डिवाइड करके हमको यहाँ पर आंसर मिलेगा, कितना मिलेगा, आंसर मिलेगा हमको 740.52 रुपये, क्या मिलेगा, 740.52 रुपये मिलेगा, क्या मिलेगा, 740.52 रुपये मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर
1, 3, 8, 19, 42, 88, 184 में कौन सा पद असंगत है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए श्रृंखला सबसे पहले देखते हैं, एक है, इसके बाद दूसरी श्रृंखला है 1 1 प्लस 1। तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर यहाँ पर 3 बना है। नेक्स्ट है आपका 8, तो यहाँ पर क्या बनेगा 3, ये वाला जो है पद वो 2 बार लिखना है। 3 प्लस क्या हो जाएगा 3, यहाँ पर प्लस लिखना है आपको 2, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 8। क्या हो जाएगा 8। अब क्या यही वाला 8 आगे लिखना है, 8 प्लस 8 प्लस 1 2, यहाँ पर लिखेंगे 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 19। अब क्या करेंगे 19 आया हुआ है तो 19 लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, क्या लिखेंगे 19 प्लस 3 लिख चुके थे, तो यहाँ पर लिखा जाएगा प्लस 4 लिखा जाएगा, क्या लिखा है 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 42। क्या आ जाएगा 42 आ जाएगा। यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं। इसके बाद लिखेंगे 42 प्लस यहाँ पर 5, तो यहाँ पर आना चाहिए था 89, लेकिन यहाँ पर दिया है 88। क्या दिया गया 88, तो यही आंसर हमारा असंगत पद हो जाता है। क्या हो जाता है, यही हमारा असंगत पद हो जाता है। तो यहाँ आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा सी वाला 88 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सी वाला 88 हो जाएगा। तो इस टाइप का सवाल आपसे अनेक पैटर्न से आप लोग लगा सकते हैं। जो पैटर्न आपको अच्छा लगे वो आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पैटर्न लगाया, सबसे पहले 1 लिखा था, तो यही संख्या हमने 1 प्लस 1 करके प्लस क्या किया था, प्लस यहाँ पर 2 किया था। क्या किया था, प्लस सबसे पहले प्लस 1 किया था, तो ये आया था 3। यही 3 हमने यहाँ पर लिखा था 2 बार, 3 प्लस यहाँ पर 2, तो यहाँ पर आया था हमारा 8। यही 8 हमने यहाँ पर लिखा था, 8 प्लस 8 प्लस यहाँ पर हमने लिखा था 3, तो 8 दूनी 16, 3 19 आया था। वही 19 लिखे तो यहाँ पर हमारा आ रहा था 89, लेकिन यहाँ पर दिया था 88। तो यहाँ पर आंसर सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा 88। नेक्स्ट है, यदि 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को उलटकर बनाई संख्या का योग 121 हो तो मूल संख्याओं के अंकों का योग पूछ रहा है। सबसे पहले संख्या में मानेंगे x अंक है और y अंक है, तो इससे संख्या क्या बनेगी, इससे संख्या हमारी बनेगी 10x प्लस वाई बनेगी। क्या बनेगी 10x प्लस वाई, क्योंकि जब 2 अंकों की संख्या हम लोग मानते हैं तो 10x प्लस वाई मानी जाती है। प्लस इसके अंकों को उलट दिया गया, यानी कि x की जगह y, y की जगह x, तो 10y प्लस x, इनका योग हमको दिया गया है 121 दिया गया। क्या दिया गया 121 दिया गया है। 10x x जुड़ेगा तो 11x बनेगा। क्या बनेगा 11x प्लस 11y बराबर 121। 11 से डिवाइड कर देंगे तो x प्लस वाई बराबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। हमसे पूछा गया था अंकों का योग, तो अंकों का योग, अंकों x y थे, उनका योग कितना है 11 है। कितना है 11 है। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा 11। क्या हो जाएगा आंसर करेक्ट हो जाएगा 11। नेक्स्ट है, यदि किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेष बचते हैं तो इस संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। यहाँ पर कर लेंगे शेषफल क्या बचेगा, यानी कि जब हम लोग 32 से भाग दे रहे थे 29 शेषफल बच रहा था, और जो 8 है वो क्या है 32 का है गुणनखंड है। क्या 8 चक्कू 32 का गुणनखंड है। तो इसको 8 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 8 कम 8 16, 8 तियां 24। क्या 8 तियां 24, यानी कि 5 बच रहा था। कितना बच रहा है 5 शेषफल बच रहा है। अभी 5 शेषफल बच रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बहुत कराए हुए हैं। तो ये आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, आंसर आपका शेषफल करेक्ट हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5 शेषफल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि एक आदमी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़कर एक पुल को 5 मिनट में पार कर लेता है तो पुल की लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ पर आपको देखिए सब कुछ मीटर में दिया गया है, तो इसको भी हम लोग मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर सब लोग 15 किलोमीटर प्रति है सेकेंड में, तो इसको 5/18 से क्या करेंगे गुणा करेंगे। क्या करेंगे 5/18 से इसको गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आपको कितना हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर प्रति क्या करेंगे मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो यहाँ पर 15 इंटू 5/18 क्या करेंगे 5/18 का गुणा किया जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 75/18 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 75/18 आ जाएगा। तो यहाँ पर जब किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से होता है तो यहाँ पर क्या करते हैं, तो यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए क्या करते हैं 5/18 का गुणा करते हैं। क्या करते हैं 5/18 का गुणा करते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, तो यहाँ पर चाल कितनी आ जाएगी मीटर प्रति सेकंड में, तो आएगी आपकी 75/18 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी। अब क्या करना है, इसकी समय को भी आपको 5 मिनट दिया गया है तो इसको भी सेकंड में चेंज कर लेंगे।
तो यहाँ पर 5 × 60 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 छक्का 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 30, यानी कि 300 सेकेंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 300 सेकेंड। अब यहाँ पर क्या करना है हमको, दूरी पुल की लंबाई निकालनी, तो 4 × दूरी कर 4 × समय कर देंगे। तो 4 यहाँ पर आई थी 75/18 × समय आपका था 300। यहाँ से इसका कर देंगे खात्मा, तो यहाँ से 3 एकम 3, तो यहाँ 100 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एक बार 3 से और कर देते हैं, तो यहाँ पर एक बार 2 से कर देते हैं, तो यहाँ पर 50 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 2, 3 से किया है यानी कि 2 से किया है, तो यहाँ पर आएगा 3 आएगा। कितना आएगा, 3 आएगा। 3 से इसका कर देते हैं 25, कितना हो जाता है, 25 हो जाता है। तो यहाँ पर आपका 25 पंचे 125, और यहाँ पर 1 0, 1250 कितना आ जाएगा, 1250 मीटर आ जाएगा। कितना आएगा, 1250 मीटर पुल लंबा था। कितना पुल लंबा था, 1250 मीटर लंबा था। नेक्स्ट है, यदि एक समकोण का त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है, यदि इसके कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो छोटी भुजा की लंबाई कितनी होगी, ये हमको बताना है। तो क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या होता है, तो क्षेत्रफल के लिए 1/2 आधार का क्षेत्रफल इंटू लंब होता है। क्या होता है, लंब, यानी त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है तो आधार का क्षेत्रफल यानी कि 1/2 लंब इंटू आधार। तो यहाँ पर हमको कर्ण की लंबाई दी गई है, हमसे छोटी भुजा की लंबाई पूछी गई है। तो यहाँ पर आपको कर्ण की दी गई है, यानी कि ये दोनों का योग जो होगा वो क्या होगा, कर्ण के योग के बराबर होगा। तो यहाँ पर आपको कर्ण की लंबाई कितनी दी गई, 13 सेंटीमीटर दी गई है। तो यहाँ पर हम लोग एक पाइथागोरस ट्रिक जानते होंगे, पाइथागोरस ट्रिक आप लोगों ने पढ़ी होंगी, ट्रिक पढ़ी होंगी। तो 12, 13 और 5 की क्या होती है, 12, 13, 5, और ये इसकी क्या होती है, पाइथागोरस ट्रिक होती है। यानी कि 12 का वर्ग धन 5 का वर्ग करेंगे तो बराबर बनेगा आपका, क्या बनेगा, बराबर आपका बनेगा जाके कर्ण का वर्ग। तो यहाँ पर 13 सेंटीमीटर दिया गया है, तो यहाँ पर यही ट्रिक आपकी बनेगी, ट्रिक बनेगी 12, 13, 5। क्या बनेगी, 12, 13, 5। तो यहाँ पर आपको क्षेत्रफल भी ज़्यादा लगाने की जरूरत है नहीं, तो यहाँ पर सीधे भी आप लोग निकाल सकते हैं, या अगर आपको ट्रिक पता है तो यहाँ पर सबसे छोटी भुजा क्या हो जाएगी, सबसे छोटी भुजा हो जाएगी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर सबसे छोटी भुजा हो जाएगी। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, 58 तथा 80 के बीच सम संख्या कितनी है। तो ये सिंपल सा आपको सम संख्या लिख लेनी है, इसके बाद इसका निकाल लेना है। तो ये आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। हम इंतजार करेंगे कमेंट में आपका कि आंसर क्या है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये हमारे मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। 2 क्वेश्चन हमने आपको दिए हैं, आप कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताइएगा सॉल्व करके। अब इसके बाद 81 क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी के प्रति लगाव रखने वाला, क्या है, किसी के प्रति लगाव रखने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। तो किसी के प्रति लगाव रखने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा, अनुरक्त होगा। क्या होगा, अनुरक्त। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अनुरक्त। तो आंसर यहाँ पर ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो बहुत गहरा हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। तो जो बहुत गहरा हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा, आगाध होगा। क्या होगा, आगाध। जो बहुत गहरा हो वो होता है आगाध। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताएं। उन्हें एक पुत्र है, उनको एक पुत्र है, उनका एक पुत्र है, उनके एक पुत्र है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, उनका एक पुत्र है। क्या है, उनका एक पुत्र है। तो सी आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, उनका एक पुत्र है। शब्द का प्रयोग जब वाक्य में होता है तो वह शब्द ना होकर क्या कहलाता है। तो जब शब्द का प्रयोग वाक्य में होता है तो वो पद बन जाता है। क्या बन जाता है, पद बन जाता है। नेक्स्ट है, जहाँ समस्त पद शब्द का पहला पद संख्यावाचक हो तथा परिमाणवाचक विशेषण होता है, वहाँ कौन सा समास होता है। तो वहाँ हमेशा द्विगु समास होता है, जिसमें पहला पद संख्यावाची होता है। तो वहाँ हमेशा क्या होता है, वहाँ हमेशा द्विगु समास होता है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा में प्रयुक्त प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी भाषा में प्रयुक्त प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है, उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो इस मुहावरे का अर्थ है किसी के मन की बात जानना। क्या है, किसी के मन की बात जानना।
तो यहाँ आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा सी वाला, किसी के मन की बात जानना। नेक्स्ट है आंख उठाना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो आंख उठाना मुहावरे का अर्थ है साहस करना। क्या है? साहस दिखाना या साहस करना। तो यहाँ आंख उठाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो आंख उठाना मुहावरे का अर्थ है साहस दिखाना। क्या है? साहस दिखाना। नेक्स्ट है केला का तत्सम शब्द क्या है। तो केला का तत्सम शब्द क्या है? कदली है। क्या है? कदली है। केला का तत्सम शब्द क्या है? कदली है। नेक्स्ट है केला का तत्सम शब्द क्या है। तो केला का तत्सम शब्द है कदली है। क्या है? कदली है। नेक्स्ट है राघव तो जुआरी के पास केवल खड़ा हुआ था, पुलिस उसे भी पकड़ कर ले गई, इसे ही कहते हैं। क्या कहते? इसे ही कहते हैं डॉट डॉट मुहावरे से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसे क्या कहते हैं? गेहूं के साथ घुन पिसना। क्या कहते हैं? गेहूं के साथ घुन पिसना। नेक्स्ट है आपका जैक्सन एंड के डॉट डॉट ऑल दिस टाइम। तो इसमें क्या किया जाएगा? हैव बीन कोलेबरेटिंग। क्या है? हैव बीन कोलेबरेटिंग। तो यहाँ आंसर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो आंसर ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, हैव बीन कोलेबरेटिंग। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द टेंस इन यूज द इन सेंटेंस वेलकम टू द सेरेमनी। क्या है? वेलकम टू द सेरेमनी, यानी कि सेरेमनी में आपका स्वागत है। तो ये किसका जाता है? तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाता है। किस में जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस फ्रॉम फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट द एरिया डॉट डॉट फ्रॉम एन अर्थक्वेक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? हैड बीन रिकवरिंग। क्या हो जाएगा? हैड बीन रिकवरिंग। क्या हो जाएगा? हैड बीन रिकवरिंग। तो यहाँ आंसर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो सी वाला करेक्ट हो जाएगा, हैड बीन रिकवरिंग। क्या हो जाएगा? हैड बीन रिकवरिंग। नेक्स्ट है चूज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फ्रॉम द गिवन सेंटेंस द मैनेजर शैल बी ऑन लीव। तो इसको क्या करना है? इसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए सहायक क्रिया क्या होती है? हैज बीन होती है। क्या होती है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए सहायक क्रिया क्या होती है? तो इसके लिए सहायक क्रिया होती है आपकी हैज। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बदलना है तो उसके लिए क्रिया होती है आपकी हैज होती है। क्या होती है? हैज होती है। लेकिन यहाँ पर आपका बी दिया गया, बी का थर्ड फॉर्म होता है बीन होता है। क्या होता है? थर्ड फॉर्म यहाँ पर बीन होता है, इसलिए हो जाएगा द मैनेजर हैज बीन ऑन लीव। तो यहाँ पर आपको हैज बीन समझ के ये नहीं करना है कि आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कर लेंगे। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता तो यहाँ पर क्या होता? यहाँ पर होता वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा द मैनेजर हैज बीन ऑन लीव। क्या हो जाएगा? द मैनेजर हैज बीन ऑन लीव। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स डॉट डॉट डिफिकल्ट बाई मैन्यू स्टूडेंट्स। तो मैथमेटिक्स इज फाउंड। क्या हो जाएगा? इज फाउंड डिफिकल्ट बाई मैनी स्टूडेंट्स। क्या हो जाएगा? इज फाउंड डिफिकल्ट बाई मैनी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आई डॉट डॉट यू में लास्ट ईयर्स बुक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेल लेंड, आई सेल लेंड। क्या? आई सेल लेंड यू मे लास्ट ईयर बुक। यहाँ आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा बी वाला, सेल लेंड। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द सेंटेंस यूज इन द अंडरलाइन फ्रेज एज सुन एज आई वॉज रेडी टू लीव इट। तो यहाँ पर एज सुन एज दिया होता है तो ये हमेशा होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। किसका होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। तो यहाँ आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट वाला, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट है समवन पिक्ड माई पॉकेट। तो यहाँ पर पिक्ड आपको यहाँ पर दिख रहा है किसकी है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर थर्ड आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड आंसर हो जाएगा आपका, सॉरी 98 का आंसर क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसके बाद 29 क्वेश्चन है चूज द फ्यूचर परफेक्ट टेंस फ्रॉम द गिवन सेंटेंस चार्ली इज द हेड बॉय ऑफ आवर स्कूल। तो यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है? तो यहाँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस की होती है शैल, हैव, विल हैव। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपको देखना है दी चार्ली विल बी
the head boy of our country. The Charlie has been the head boy of our school. Charlie have had been the head boy of our school. The चार्ली यहाँ पर कर लेंगे विल हैव बीन द हेड बॉय ऑफ आवर स्कूल। तो यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए क्या होती है, यहाँ पर होती है विल हैव शैल हैव, लेकिन यहाँ पर आपको नहीं दी गई है, तो यहाँ पर आंसर आपको कोई भी करेक्ट नहीं है। आंसर आपका करेक्ट है चार्ली विल हैव द हेड बॉय विल हैव द हेड ऑफ बॉय ऑफ आवर स्कूल। क्या होगा, चार्ली विल हैव द हेड बॉय ऑफ आवर स्कूल। यहाँ पर बीन अगर काट देंगे तो आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा 100, विच टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस पर्सन्स हैबिचुअल और रेगुलर एक्टिविटीज, यानी कि दैनिक आदतों और जो हैबिचुअल यानी कि आदतों को और रेगुलर एक्टिव यानी कि दैनिक गतिविधियों को दर्शाने वाला सेंटेंस कौन सा होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो यहाँ आंसर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो आंसर करेक्ट हो जाएगा थर्ड वाला, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा थर्ड वाला। तो यहाँ पर आपके 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।